अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो 2025 का फर्स्ट एनुअल पेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं तीनों सेक्शंस आपके साथ शेयर करूंगा। सेक्शन ए पे आपको वीडियो मिल गई होगी जो कि एमसीक्यू से इन डिटेल किस तरह से सॉल्व करने थे। उसके बाद अब ये सेक्शन बी है, फिर इसके बाद हम सेक्शन सी पे भी वीडियो बनाएंगे। तो स्टूडेंट हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो है वो टाइम कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको जो भी क्वेश्चन या उसका और वाला जो पार्ट है उसको आपको देखना होगा, तो आप उसके टाइम कोड पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो आप उसके सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता भी चलूँगा कि आपका जो सेकंड एनुअल का पेपर है जो कि कुछ ही दिन बाद होने वाला है, उसमें भी कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट जो पूरी बुक पे जितने भी क्वेश्चन हैं या जितने भी टॉपिक्स हैं या जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उन पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ गेस्ट पेपर की, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अलावा स्टूडेंट जो है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो मैंने गेस्ट पेपर आपको दिया था उसमें से कितने क्वेश्चन आपको पूछे गए और कितने क्वेश्चन नहीं आए। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन बी जो है हम प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इस सेक्शन बी के आपके पास 36 मार्क्स होते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है आपके पास जिसमें लिखा हुआ है अटेम्प्ट द फॉलोइंग पार्ट्स। तो सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये अगर हम एनबीएफ की बात करें तो उसमें एक्सरसाइज 1.2 है। इसके अलावा कैंटाब पब्लिशर की बुक है तो वहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक है, कैंटाब के लिए मैं सी लिख देता हूँ और एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए मैं एन लिख देता हूँ। तो आपने इन दोनों एक्सरसाइजेज को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपको लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स अच्छे से आते हो तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में से आपका क्वेश्चन नहीं मिस होगा। ठीक है, तो आपने पेपर दिया हो तो आपने नोट किया कि यहाँ से आपको एक एमसीक्यू भी पूछा गया था। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू ही इसी टॉपिक से रेलिवेंट था, एक्सपोनेंट वाले, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा। तो ये मैंने अपने गेस्ट पेपर में भी बताया था। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने जो ला यूज़ करना है वो स्टूडेंट ये यूज़ करना है। इस पार्ट पे अगर मैं बात करूं कि a मल्टीप्लाई बी होल पावर n, तो ये किसके इक्वल होगा, a पावर n मल्टीप्लाई b पावर n। और सिमिलरली ये रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि अगर एक से ज़्यादा टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है और उनकी होल एक्सपोनेंट है तो आप इंडिविजुअली लिख सकते हैं। ये रेफरेंसेस आपने देने हैं या नहीं देने वो आपकी अपनी चॉइस है, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x2 पावर 5, फिर हम लिखेंगे y माइनस 3 पावर 5, सिमिलरली z पावर 4 पावर 5। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, x माइनस 4 होल पावर 3, ये डॉट्स का मीनिंग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, y पावर 7 होल पावर 3, z पावर माइनस 2 होल पावर 3, और यहाँ पे होल पावर कितनी आ गई 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो रूल यूज़ होगा वो स्टूडेंट्स हर एक टर्म पे डबल पावर का रूल यूज़ होगा। वो डबल पावर का रूल क्या है कि ये दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x पावर आ जाएगा 10, y पावर आ जाएगा माइनस 15, 5 टू द 10, 3 5 15 प्लस माइनस माइनस एंड 4 5 20, मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा माइनस 12 और ये आ जाएगा 7 3 21 और ये आ जाएगा माइनस 6। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी सारी लाइक टर्म्स हैं। जैसे देखें कि ये वाली दोनों लाइक टर्म्स हैं। एक मिनट, छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी है यहाँ पे, उसको करेक्शन करते हैं। z की जगह मैंने x लिखना था, z लिख दिया ये। तो यहाँ पे देखें हमने ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों की बेसिस सेम है। इसी तरह ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और इसी तरह ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो हम इन दोनों को एक दूसरे के करीब लिखते हैं। तो x पावर 10 x पावर माइनस 12, सिमिलरली y पावर माइनस 15 इंटू वाई पावर 21, सिमिलरली z पावर 20 इंटू z पावर माइनस 6, और इसकी होल एक्सपोनेंट 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में जो है वो बेसिस सेम है। तो बेसिस सेम हो तो और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं उसका भी रेफरेंस यहाँ पे देते हैं। ए एम मल्टीप्लाई ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन। तो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो बेस एक दफ़ा आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 12। फिर उसके बाद इन दोनों पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेसिस सेम है, तो लिख देंगे y पावर माइनस 15 प्लस 21। और सिमिलरली हम यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y पावर 20 माइनस 6। मैं आपको एक एक स्टेप सॉल्व करवाऊंगा, आपने इसमें से कुछ डायरेक्ट करने हो तो कर सकते हैं। जैसे आप 10 माइनस 12 डायरेक्ट माइनस 2 भी लिख सकते हैं x की पावर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x पावर माइनस 2, y पावर 6 एंड z पावर 14, और इसकी होल एक्सपोनेंट जो है वो 1 डिवाइड बाई 2। अगेन हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे ये कि अगर होल एक्सपोनेंट लिखा हो तो आप इंडिविजुअल सब पे लिख सकते हैं। तो इसका रेफरेंस है a मल्टीप्लाई b पावर n विच इज इक्वल टू a पावर n मल्टीप्लाई b पावर n। तो ये आ जाएगा x पावर माइनस 2 पावर 1 डिवाइड बाई 2, y पावर 6 पावर 1 डिवाइड बाई 2 एंड z पावर 14 पावर 1 डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखें अगेन डबल पावर वाला रूल यूज़ होगा, ए एम इसकी पावर n, तो ये आ जाएगा a पावर m मल्टीप्लाई बाई n। तो डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं, डिटेल से करना चाहें आपकी मर्जी है। माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे भी इसको कट कर देते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे y पावर 6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 एंड z पावर 14 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2। तो ये स्टूडेंट कैंसिल हो जाएंगे
तो आंसर आएगा 1, इधर भी 1, इधर 2 1 2, 2 3 6 और 2 1 2 7। तो रिमेनिंग जो बच्चा उसको लिख देते हैं x पावर -1, y पावर 3 एंड z पावर 4 और z पावर 7। तो अब देखें ये वाली जो टर्म है ये नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो यहाँ पे जो हम रूल यूज़ करेंगे वो आएगा कि इफ़ वी हैव a पावर -n देन वी कैन राइट 1 डिवाइड बाई a पावर n। कंडीशन ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इसको लिख देंगे y पावर 3 मल्टीप्लाई z पावर 7 और डिवाइड बाय x पावर 1। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं और इसी का जो और वाला पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो और वाला पार्ट है उसको अभी सॉल्व करेंगे हम। अब इसमें देखें स्टूडेंट, ये जैसा कि आप अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की बात करें तो एक्सरसाइज 3.1 है और कंटार पब्लिशर की बुक की बात करें तो एक्सरसाइज 3.4 है। और ये भी टॉपिक जो है मैंने आपको अपने गेस्ट पेपर में बताया था और ये भी बोला था कि इस टॉपिक से लाजमी क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट इस टॉपिक से एक शॉर्ट क्वेश्चन आया, एक MCQ आया और एक लॉन्ग क्वेश्चन आया, यानी 13 नंबर का पेपर इस टॉपिक से, वेन डायग्राम के टॉपिक से पूछा गया। तो आप यहाँ से इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस का आइडिया लगा सकते हैं और इंशाल्लाह सेकंड एनुअल में भी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे रहेंगे। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं कुछ एडिशन करना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो रिजल्ट गिवन है ये थोड़ा सा आपको वैसे तो देते नहीं है, लेकिन मैं भी आपको दे दें ऐसे, मतलब ये रिजल्ट ना लिखा हो, इसकी जगह ये लिखा हो स्टेट, मतलब 3 सेट दे दिए जाएँ और कहा जाए स्टेट एंड प्रूव एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, कि आप यूनियन का जो एसोसिएटिव लॉ है उसको प्रूव करें। अब वेन डायग्राम में जब आपको 3 सेट्स गिवन हो और उनकी डायग्राम कैसे बनानी हो ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, उसमें आपको चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उसमें बड़ा डिटेल से मैंने वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन और सारी थ्योरी और बेसिक पॉइंट्स बताए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वहाँ पे मैंने जो आपको 4 स्टेप बताए थे हम उन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले ना आप इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन लें, क्या इन तीनों सेट्स में कुछ कॉमन है। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे इन तीनों सेट में एक ऐसा एलिमेंट है 5 जो कि तीनों सेट्स में कॉमन है। तो यहाँ से हमें ये आइडिया हो गया कि जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे तो वो डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी कि तीनों सेट्स आपस में ओवरलैपिंग होंगे, यानी ये वाली डायग्राम बनेगी और ये जो कॉमन पार्ट है वो इनके कॉमन पार्ट में आएगा। इसको A कह दें आप, इसको B कह दें और इस सेट को C कह दें। तो ये हमें आइडिया हो गया कि डायग्राम ये बनी है। तो स्टूडेंट जब भी 3 सेट्स में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन हो, एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये ओवरलैपिंग वाली डायग्राम बनी है। सही है, ये काम आपने पहले करना है। तो यहाँ पे ज़रा लिख लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं, डायग्राम को मैं नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे, ताकि यहाँ पे हम अपना जो है वो काम कर सकें। अच्छा जी, अब ये यहाँ से पता लग गया कि ये जो सेट हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो इसकी वजह से मैंने ये डायग्राम बना ली। तो इस स्टेप को करने के बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब देखें, आप दूसरे नंबर पे चेक करें कि A और B में क्या कॉमन है, सेट A और सेट B में। तो सेट A में 2 है, B में भी 2 है, सेट A में 5 है, B में भी 5 है, तो इन दोनों में कॉमन है 2 एंड 5। तो यहाँ से आप कहेंगे कि ये भी ओवरलैपिंग है। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सेट A और सेट B भी ओवरलैपिंग है। मैं अगर आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये सेट A है और ये सेट B है, तो आप देख सकते हैं कि ये भी ओवरलैपिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। सेट B एंड C में क्या रिलेशन है, सेट B और सेट C में अब देखते हैं कि क्या रिलेशन है। सेट B में आप देखिए यहाँ पे 9 है, इधर भी 9 है, ठीक है, B और C में। उसके बाद इनमें और जो कॉमन है वो कॉमन है, इसके अलावा 5 भी कॉमन है। ठीक है, तो 5 एंड 9 दो एलिमेंट्स कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इन दोनों में कॉमन है 5 एंड 9, तो ये भी दोनों ओवरलैपिंग सेट है। उसके बाद हम चलते हैं सेट A एंड सेट C में। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये आएगा कि सर क्वेश्चन में तो यूनियन है, आप क्यों इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जब भी आपने वेन डायग्राम बनानी है आपने इंटरसेक्शन ही फाइंड करना है, क्योंकि उसी से ही तो पता चलेगा कि आपके पास जो गिवन सेट्स हैं उनमें एलिमेंट्स कॉमन हैं या नहीं है, या कुछ एलिमेंट्स कॉमन है या पूरे का पूरा सेट कॉमन है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ही आपको बताएगा, यूनियन ही बताएगा। A और C में देखें अब क्या कॉमन है। A में यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 3 और C में भी 3 लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, तो दो एलिमेंट्स यहाँ पे कॉमन हो गए 3 एंड 5। तो इस तरह ये भी ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ओवरलैप हो रहे हैं। अब बारी है जी एलिमेंट्स लिखने की। तो अब सबसे पहले ज़रा देखें, ये है A एंड B का कॉमन पार्ट। तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो तो हम शेड कर चुके हैं। A एंड B का कॉमन पार्ट जो कि यहाँ पे आपको बता दिया गया, सॉरी यहाँ पे बताया मैंने, तो इस एरिया में होना चाहिए 2 एंड 5, तो 2 नहीं है 5 लिखा हुआ है तो इसलिए 2 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ B एंड C का जो कॉमन पार्ट है, B एंड C का जो कॉमन पार्ट है उधर होना चाहिए 5 एंड 9। तो यहाँ पे देखिए 5 पहले से लिखा हुआ है तो इधर आएगा 9। ठीक है, पार्ट भी मैं आपको ज़रा शेड कर देता हूँ क्लियरली। ये देखें, ये C वाला सेट और ये B वाला सेट, इस पार्ट में 5 एंड 9 आएगा। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है जो कि A और C का कॉमन पार्ट है, ये इंडिविजुअली तीनों मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसमें आना चाहिए स्टूडेंट्स ये 3 एंड 5, तो 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इधर आ जाएगा 3।
सही है। अब ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए वो इधर लिख देंगे। अब देखें ये पूरे का पूरा जो सर्कल है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए का सर्कल है। अब इस पार्ट में क्या होना चाहिए था, 1 2 3 4 5, तो 2 5 3 लिखा हुआ है तो क्या रह जाएगा, 1 और 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये रफ अभी मैं आपको डायग्राम सिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद प्रॉपर करते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट ये अगर आप आगे देखें तो ब्लू वाला सारा जो सर्कल है इसको मैं ज़रा हाईलाइट करता हूँ अच्छे से। अब ये वाला जो सर्कल है ये बी का, तो बी का ऊपर से साइड देखेंगे इसमें क्या क्या होना चाहिए। इसमें होना चाहिए था 2 5 7 9, तो आप देखिए 2 5 9 लिखा हुआ है तो इधर सिर्फ 7 आएगा ये येलो वाले सर्कल में। अब नीचे आप देख लें रेड वाला सर्कल, ये सी का सर्कल है। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था 3 5 9 11, तो 3 5 9 लिखा हुआ है तो इधर आ जाएगा 11। तो ये स्टूडेंट है हमारे पास फाइनल डायग्राम। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। तो सबसे पहला जो मेन काम है आपने डायग्राम अच्छे से बनानी है, तो अगले पेज पे आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ पे हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड को सोल्व करेंगे। तो ये डायग्राम मैंने उधर रफ आपको समझाई, यहाँ पे मैंने पहले से ऑलरेडी बनाई हुई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने करना है बी यूनियन सी। अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि आपने दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखना है। कंबाइन करके लिखने से मतलब है कि उसमें बी के भी एलिमेंट्स आएंगे और सी के भी एलिमेंट्स आएंगे। तो हम इसको शेड कर देंगे, ये देखिए बी भी कंप्लीटली शेड हो जाएगा इस तरह से और सी भी कंप्लीटली शेड हो जाएगा। इनको हम शेड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये देखें बी और सी का जो पार्ट है ना वो सारा शेड हो जाएगा। तो इधर आप इस तरह से इसको शो भी कर दें कि डायग्राम के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हैं वो किसको शो कर रही हैं, वो बी यूनियन सी को शो कर रही हैं। ये मैंने यहाँ पे इसकी की भी बना दी। और आप इसको वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि बी यूनियन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप की नहीं बनाना चाहते। अब उसके बाद देखें कि ये जो सारी शेडिंग हमने की हुई है इसका हमने क्या करना है, इस सारी शेडिंग का हमने यूनियन लेना है ए के साथ। तो अगर देखें स्टूडेंट मैं आपको कहूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट का यूनियन लेना है, तो ये एक सेट है, ये दोनों को मिला के फिर अगेन आपके पास एक सेट आएगा। तो इन दोनों सेट का अगर हम यूनियन लेते हैं तो उसमें ए के भी एलिमेंट्स आएंगे और बी यूनियन सी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो इसका मतलब है कि आप जो शेडिंग होनी है वो शेडिंग कुछ इस तरह से होनी है। ये देखें ये यहाँ पे आप ए को शेड कर देंगे ये, और उसके साथ साथ आप इसको भी शेड कर देंगे अगर करना चाहते हैं, मतलब इसमें तीनों सेटअप शेड होंगे। तो अगर आप बस ए को शेड करना चाहते हैं तो वो भी आपकी चॉइस है। तो अब आप देखें इस डायग्राम के अंदर आप गौर से देखें तो इस एरिया में आपको सिर्फ वर्टिकल लाइन नजर आ रही है और इसके अलावा इस एरिया में आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों नजर आ रही हैं और इधर भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों नजर आ रही हैं। तो अब आप यहाँ पे जब अपना आंसर लिखेंगे तो आप बोलेंगे कि डायग्राम के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो और जो डबल लाइंस हैं वो इस फाइनल सोल्यूशन को शो कर रही हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसमें डबल लाइंस बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिखता है कि ऐसा लिखना मुनासिब नहीं है या अच्छे से नहीं लिखा जा रहा, तो आप इसको वर्डिंग में लिख दें ए यूनियन बी यूनियन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, बाय हॉरिजॉन्टल एंड ओवरले एंड ओवरले ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, और इसमें आप देखें डायग्राम में कुछ ओवरले भी आ रहा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का। एक बात मैं आपको बता दूं, ये देखिए अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर जब हमने इसको पहले शेड कर लिया ये दोनों सेट को तो दोबारा शेड करने की क्यों जरूरत है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप बस यहाँ पे जो है ना वो वर्टिकल लाइन लगाएं, आगे लगाएं ना। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। अब आते हैं हम किस साइड पे, राइट हैंड साइड पे, और उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले आपने शेड करना है ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी को पहले हम शेड कर लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ए भी शेड होगा और बी भी शेड होगा। तो ए शेड हो गया ये आप देख सकते हैं, ठीक है, और बी भी शेड हो गया। तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर रहा हूँ, ये यहाँ पे थोड़ा वाइड डिस्टेंस पे शो कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इस डायग्राम के अंदर जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो किसके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ए यूनियन बी को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए यूनियन बी इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस। आगे देखें अब इस ए यूनियन बी का जब हम यूनियन लेंगे सी के साथ तो उसका मतलब उसमें ए यूनियन बी भी शेड होगा और सी भी शेड होगा। ए यूनियन बी तो पहले से ही शेड हुआ है, तो आपने अब क्या करना है आपने यहाँ पे शेड करना है सी को। तो सी को जब शेड करेंगे तो देखिएगा स्टूडेंट ये सी है, सी को जब शेड करेंगे तो उसमें पहले वाला प्रीवियस पार्ट भी कुछ शेड हो गया। अच्छा, एक तो इशू ये है कि आप यहाँ तक की बस शेडिंग कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप यहाँ पे भी लाइंस लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या आएगा, तीनों सेट शेड हो जाएंगे। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ उसको सी को शेड कर रहा हूँ। अब देखिएगा इसका आंसर कैसे शो करेंगे। हम कहेंगे ए यूनियन बी को हमने शो किया हुआ था हॉरिजॉन्टल लाइन से। इस डायग्राम के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो इसके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वर्टिकल लाइन के साथ साथ इस तरह ओवरले जो है वो भी शो कर रहा है इसको। ठीक है, 2 तरह का सेक्शन है या 3 तरह का सेक्शन आप इसको कह सकते हैं। सही है, मैं 3 भी बना सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट ज़रा, ये हॉरिजॉन्टल आप तीसरा सेक्शन भी बना लें कि उसमें आप
हॉरिजॉन्टल के साथ जो आपको इस तरह का सेक्शन नजर आ रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल भी, सिर्फ वर्टिकल भी और ओवरले वाला भी, सही है। तो अगर 2 सेक्शन में लिख दें तो वो भी सही है, वो आपकी अपनी खुद की चॉइस है कि किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है हमने, ठीक है। चलिए इसको भी हम वर्डिंग में लिख लेते हैं। इसको वर्डिंग में हम लिखेंगे तो वो भी देखिएगा किस तरह से लिखना है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, is represented by horizontal lines and overlay of horizontal and vertical lines। यहाँ पे ना एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो चेंज ये करते हैं, जब मैंने ब्लू लाइन यहाँ पे लगाई तो हम यहाँ पे भी लगाते हैं, क्योंकि फाइनल जो आंसर है वो हमने लिखना है ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो इसलिए सारे को आप शेड कर दें। तो इस तरह से यहाँ पे जो पार्ट होगा या आंसर होगा, उस आंसर को आप किस तरह से लिखेंगे, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करके ना 2 ही सेक्शन लिखते हैं, 3 नहीं लिखते हैं, ताकि आप इसमें परेशान नहीं हो। ये देखें, इस पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे हम इस सेक्शन को सिर्फ लिखते हैं, तो ये आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा फाइनल आंसर। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ साथ जो वर्टिकल लाइन है वो भी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें भी तीनों साइड शेड हुए हैं, इसमें भी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था उसका और वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं अब जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब इसमें ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये इसी तरह का क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा जो है लेंथी क्वेश्चन था और टेक्निकल था। यहाँ पे बहरहाल बहुत इजी सा क्वेश्चन है और ये टॉपिक है आपका बेरिंग, ठीक है, बेरिंग टॉपिक है। एनबीएफ की अगर बुक की बात करें तो वहाँ पे एक्सरसाइज 6.6 है और कंटाप पब्लिशर की बात करें तो वहाँ पे एक्सरसाइज 6.6 है। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को कंटाप की बुक से करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और वहाँ पे भी अगर आप पहले 2 क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले इस टॉपिक की बेसिक समझते हैं और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो बेरिंग जब भी हमने करना होता है तो हम इस तरह डायरेक्शन बनाएंगे और इन डायरेक्शन के साथ यहाँ पे नॉर्थ लिखेंगे, और नॉर्थ पे आपके पास जो एंगल होगा वो कितना होगा 0 डिग्री, ईस्ट पे होता है 90 डिग्री, साउथ पे होता है 180 डिग्री, वेस्ट पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री नॉर्थ पे वापस, ठीक है। दूसरा नंबर पे ये है कि बेरिंग आर मयर्ड फ्रॉम नॉर्थ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी जब भी आपने किसी चीज़ का बेरिंग फाइंड करना है तो आप जो है स्टार्ट कहाँ से लेंगे, नॉर्थ से, ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट लेंगे और उसकी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव करेंगे, सही है। उसके बाद अगला पॉइंट है बेरिंग आर रिटर्न इन 3 डिजिट्स नंबर, के बेरिंग आप हमेशा 3 डिजिट वाले नंबर में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपका बेरिंग जो है वो 45 डिग्री है तो आप उसको 45 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 045 डिग्री। और अगर ये देखें 170 डिग्री है, ये तो पहले से 3 डिजिट में तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर बेरिंग 30 डिग्री है तो आप इसको 30 नहीं 030 डिग्री लिखेंगे। तो बेरिंग को हमेशा आप 3 डिजिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स है। अब जो है हम क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो एक एक लाइन का क्वेश्चन है तो हम इसको देखते हैं कि किस तरह से करना है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पहला जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला जा रहा है बेरिंग, आपने क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 3 डिजिट्स नोटेशन। अक्सर ये क्वेश्चन में बताते नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसने बता दिया, आपको थोड़ा सा एक एज मिल जाएगा कि 3 डिजिट्स में ही लिखना है। तो सबसे पहले जी है साउथ 55 डिग्री वेस्ट। अब ये जो पहले लिखा होगा यहाँ से, इसका मतलब यह है कि फ्रॉम साउथ टू 55 डिग्री वेस्ट, ठीक है, साउथ से वेस्ट की तरफ कितना 55 डिग्री। अब साउथ से, अब ये देखिए साउथ ये है और वेस्ट ये है, तो यहाँ पे आप इन दोनों के दरमियान इस तरह से कहीं पे बना लेंगे कि सपोज करें वो 55 डिग्री का एंगल यहाँ पे, आप प्रॉपर वो डी रख के भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपने बताना है कि साउथ से अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हैं 55 डिग्री पे तो बताएं कि उसका बेरिंग क्या बनेगा, ठीक है। अब ये देखें, अभी हमने यहाँ पे कहा कि हम जब भी बेरिंग फाइंड करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से लेंगे, नॉर्थ से। तो अब हम नॉर्थ से आएंगे, नॉर्थ की तरफ से, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है 180। तो फिर इसका आंसर होगा 180 डिग्री प्लस 55 डिग्री, तो आपके पास आंसर आएगा 235 डिग्री। तो ये इसका फर्स्ट वाले का आंसर आ गया, ठीक है। आपने बताना था बेरिंग कहाँ से, साउथ से 55 डिग्री वेस्ट की तरफ, ठीक है, इस तरह से बताना था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, नॉर्थ से, तो इस तरह पहले ये एंगल आप काउंट करेंगे फिर उसमें ये ऐड करेंगे, तो ये टोटल जो है वो सारा आंसर होगा इसमें, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ 15 डिग्री ईस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि फ्रॉम नॉर्थ टू 15 डिग्री टू ईस्ट। अब ये देखिएगा कि किस तरह से बनेगा। अब इसको ज़रा मैं यहाँ से पहले करता हूँ रिमूव, ये वाली जो लाइन है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। ये हमने यहाँ पे रिमूव कर लिया, ठीक है, वरना वो फिर मिक्स होता रहना था उसके साथ। चलो जी, अब हमने 55 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है। तो ये बहुत एक सिंपल सा है। ये देखिए, सपोज करें यहाँ पे 15 डिग्री है ये, तो ये आप ऐसे लिखेंगे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाते हुए 15 डिग्री।
तो इसको अब आप वो लिख दें यहाँ पे कि क्या आंसर आता है। इसका आंसर आएगा 0-15 डिग्री। तो एक नंबर इसका भी हो गया। ठीक है, ये एक नंबर के आपके पास क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है? जैसा कि आपको पता है, आपने शायद यहाँ पे नोट भी किया हो, एक क्वाड्रेंट से लेके एक पूरे क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, फिर अगले क्वाड्रेंट में भी 90, फिर उससे नेक्स्ट में भी 90, फिर उससे नेक्स्ट में भी 90। तो यहाँ पे देखिए उसने एंगल ही जो है वो ऑब्ट्यूज दिया हुआ है, यानी ग्रेटर देन 90। तो ये एक इसमें मसला है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो आपको पता है वैसे भी पहली दफ़ा पहला ये पेपर है जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो है पेपर में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती हैं। हाँ, अगर पेपर बनाने वाले की मिस्टेक हो, यानी बोर्ड की तरफ से मिस्टेक हो, तो स्टूडेंट अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, बेशक जैसे भी सही अटेम्प्ट करते हैं या गलत अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको उसके पूरे नंबर मिलते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन आ गया, तो अब इसको देखिएगा किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है नॉर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू 110 डिग्री वेस्ट। अब ये आपके पास नॉर्थ है और यहाँ पे वेस्ट है, तो इसको देखिएगा किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे वैसे बनता तो नहीं है, तो यहाँ तक आएंगे, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ से यहाँ तक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का डिफरेंस है। अब 110 कह रहे हैं, तो 110 आपको कहीं मिलेगा, सपोज करें अगर हम रफली बनाए तो 110 आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ ये 110 डिग्री एंगल ये है। ठीक है, अब मसला ये कि ये एंगल है नेगेटिव, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल फाइंड करना है, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं करना। तो वो एंगल हम कैसे बताएंगे, यानी पॉजिटिव एंगल। तो आप देखें, हमें ये पता है कि ये एक सर्कल बन रहा है और एक सर्कल का जो टोटल एंगल है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, उस 360 में से ये वाला जो एंगल है ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम ये बल्कि पहले ही माइनस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि अगर हम 360 डिग्री में से 110 माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 250 डिग्री, जो कि इसका बेरिंग है। तो ज़्यादातर जो आपको बेरिंग दिया जाएगा वो एक्यूट ही दिया जाएगा, 90 से लेस। लास्ट वाला रह गया, लास्ट क्वेश्चन है जी वेस्ट 35 डिग्री साउथ, यानी फ्रॉम वेस्ट टू 35 डिग्री साउथ। अब ये देखें कैसे बनाएंगे, वेस्ट वाला फ्रॉम वेस्ट टू 35 डिग्री साउथ। अब वेस्ट देखें यहाँ पे और साउथ देखें यहाँ पे, तो वेस्ट से साउथ की तरफ जाना है, कितना 35 डिग्री। तो अब यहाँ पे ज़रा देखें कि किस तरह से हम बनाएंगे। सपोज करें कि ये एंगल जो है वो 35 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये एंगल जो है वो कितना बन रहा है 35 डिग्री। बाकी आप डी से लेके भी लिख सकते हैं 35 डिग्री। लेकिन अभी हमने कहा थोड़ी देर पहले बेसिक पॉइंट्स में कि स्टार्ट हमने नोट से लेना, तो ये एंगल आपका होगा स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एंगल। ठीक है, अब इसको आप दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो एंगल है वो 180 है, तो ये टोटल कितना होता है 90। अब 90 में से ये आपको पता है कि 35 है, तो ये कितना होगा 45। तो 45 डिग्री और 180 डिग्री को आप मिला देंगे तो जो कि आंसर बनेगा 235, वो आंसर होगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो फिर एक और मेथड है। वो मेथड क्या है, वो मेथड कुछ इस तरह से है कि आपको पता है कि यहाँ तक कितना एंगल होता है, यहाँ से लेके नॉर्थ से लेके यहाँ तक कितना एंगल होता है 270। अब इस 270 में से ये वाला जो 35 है ये माइनस कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से करूँगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 270 डिग्री माइनस 35 क्यों, क्योंकि वो जो था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि इसका जो आंसर है वो आ गया 235। तो इस तरह से स्टूडेंट ये करना था क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसके चलते हैं और वाले पार्ट पे। जी स्टूडेंट, तो और वाला जो पार्ट है यहाँ पे वो है, मैं आपको बता देता हूँ, एक्सरसाइज 3.4 से रेलिवेंट। ये भी आपको मैंने अपने गेस्ट पेपर में बताया था कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे 3.4 एक्सरसाइज एनडीएफ की। अब यहाँ पे देखें दो सेट्स गिवन है, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मिस्टेक है, ये सेट वाई नहीं है, ये सेट है बी। नीचे आप देख लेंगे उसने ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, तो ए का सेट तो गिवन है, तो डेफिनेटली फिर दूसरा बी का सेट ही होगा। तो सबसे पहले जो इसका ए पार्ट है उसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है ए क्रॉस बी, तो वो फाइंड करते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ए का सेट आ जाएगा 1,3,5 मल्टीप्लाई बी का सेट आ जाएगा 4,5। अब आपको पता है जब भी हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आंसर है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आता है। तो 1 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा 1,4। फिर 1 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 1,5। फिर 3 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3,4। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3,5। फिर 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5,4। और फिर 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,5 आ गया। आप इस तरह भी देख सकते हैं, यहाँ पे इस सेट में 3 एलिमेंट थे, इसमें 2, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स आ गए, 6 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब ये एक पार्ट आपका हो गया, और अगर यहाँ तक आप ठीक करते हैं तो आपको 2 नंबर मिले होंगे। अच्छा, एंड अब इसका एक बी पार्ट भी है, उसको भी देखते हैं। ये था स्टूडेंट इसका ए पार्ट, अब बी पार्ट है। अब बी पार्ट में एक रिलेशन गिवन है, उसको लिखते हैं पहले। रिलेशन x, y सच दैट x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b एंड x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अब आपका जो फोकस है ना वो इस पे होना चाहिए कि आप x और y को ऐड करें तो इसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो x कहाँ से बिलोंग करेगा a से और y कहाँ से बिलोंग करेगा b से, यानी a क्रॉस b में से। अच्छा, एक बात आपको शायद याद हो, रिलेशन जो होता है इसको हम बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं, और ये रिलेशन जो है वो होता है सबसेट ऑफ
सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी आप दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन करें तो उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बनेंगे उसका ये रिलेशन होगा। रिलेशन हम बोलेंगे कि उस ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे उनको हम बोलेंगे रिलेशन। तो अब यहाँ पे देखें, अगर आप इसकी बात करें 1 + 4, ये तो 5 LS बन रहा है तो ये तो नहीं होगा। इसी तरह इसको सोल्व करें 1 + 5, ये भी नहीं आ रहा। 3 + 4 7 के इक्वल है, तो एक ये हो जाएगा। नीचे आंसर लिखते हैं कि इस रिलेशन में क्या क्या आएगा, एक तो 3,4। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें 3,5, 3 + 5 8 हो रहा है जो कि 7 से ग्रेटर है। फिर उसके बाद जी 5,4 9 आ रहा है आंसर, ये भी ऑर्डर पेयर इसमें शामिल होगा। उसके बाद आता है 5,5, तो ये भी एक ऑर्डर पेयर आएगा। तो इस तरह से ये 4 ही ऑर्डर पेयर्स हैं जो कि इस जो हमने रिलेशन फाइंड करना था उसके अकॉर्डिंग है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट लॉग से रिलेटेड है, आपको कैसे पता चलेगा? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर मैं आपको एक्सरसाइज भी बताता हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ अ कॉलोनी इज ग्रोइंग टू द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ग्रो कर रही है, वेयर पी इज द पॉपुलेशन एंड टी इज द टाइम इन ईयर्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखें लिखा हुआ है यूज लॉगरिथम टू एक्सप्रेस टी इन टर्म्स ऑफ पी, कि आपने लॉग के लाज यूज करने हैं या लॉग यूज करना है, उसकी हेल्प से आपने टी का आंसर बताना है इन टर्म्स ऑफ पी। अब आपको याद होगा, जिन स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा होगा, एनबीएफ की जो बुक है उसमें है एक्सरसाइज 2.6, ठीक है, उसमें एक ही एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन है वो अर्थक्वेक वाला, आपको याद होगा, और उसी तरह की एक एग्जांपल भी है। तो अगर आप कैंटाब से करें, ये कैंटाब में कुछ क्वेश्चन है, उन्हीं से रेलिवेंट क्वेश्चन है, तो कैंटाब बुक में आपको मिलेगी एक्सरसाइज 2.4, वहाँ पे आपको इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप लाजमी उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें ये देखें स्टूडेंट्स, आपको एक फॉर्मूला गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं कि आपने टी का आंसर बताना है टी इन टर्म्स ऑफ पी, यानी टी की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ पी। तो अब इस फॉर्मूले को पहले ऐसे ही हम नीचे लिखते हैं, P इज इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई ई पावर 0.09 टी। दोनों साइड पे हम लॉग ले लेंगे, तो इस तरह लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वो वर्डिंग आप खुद लिखेंगे, लॉग ऑफ 2500 मल्टीप्लाई ई पावर 0.09 टी। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉग, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉग, कि हम लॉग का प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉग। तो प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे तो ये आएगा log 2500 प्लस ये वाली टर्म, तो हम यहाँ पे लिख देंगे log ऑफ 2500 प्लस log ऑफ e, तो इसकी पावर 0.09 t, और इस साइड पे है log ऑफ p। हम इस टर्म को इधर लेके आएंगे क्योंकि t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो t पहले सेपरेट होना चाहिए। एक काम यही करेंगे। दूसरे नंबर पे ये देखें, ये जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट वाला लॉ यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग एक्सपोनेंट लॉ ऑफ लॉग या पावर लॉ ऑफ लॉग, बाय यूजिंग एक्सपोनेंट लॉ ऑफ लॉग का एक्सपोनेंट का लॉ यूज करेंगे। और दूसरे नंबर पे ये जो 2500 है ये इधर आ गया, log ऑफ p माइनस log ऑफ 2500 इज इक्वल टू 0.09 मल्टीप्लाई 0.09 t मल्टीप्लाई log ऑफ e। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, कोशेंट लॉ ऑफ लॉग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग कोशेंट लॉ ऑफ लॉग, तो यहाँ पे लिख दिया बाय यूजिंग कोशेंट लॉ ऑफ लॉग। अब कोशेंट लॉ ऑफ लॉग में क्या होता है कि अगर दो लॉग वाली टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो आप उनको कंबाइन करके डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले आएगा न्यूमरेटर, जो पॉजिटिव है वो न्यूमरेटर में, जो नेगेटिव है वो डिनोमिनेटर में। यहाँ पे हम ये काम करेंगे, इस 0.09 को log ऑफ e से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0391। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसकी वैल्यू लिखें, फाइंड आउट करें, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, तो मैंने जो है ना वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये इस साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ p डिवाइड बाय 2500, ठीक है, 2500 और उसके भी डिवाइड में 0.0391 इज इक्वल टू टी। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, जिसमें बोला गया था कि आप टी की वैल्यू बताएं इन टर्म्स ऑफ पी, तो ये हमने बता दिया। तो अब अगले नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है, इसमें कह रहे हैं टी की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। इसको इस एक्सप्रेशन को ज़रा अगले पेज पे लेके जाते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं कि टी की वैल्यू फाइंड करें व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेज टू 10,000, कि जब जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाए, 10,000 हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट p इज इक्वल टू 10,000, तो हम p की जगह 10,000 पुट कर देंगे, तो देन आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे log ऑफ 10,000 डिवाइड बाय 2500,
और डिवाइड बाय 0.0391। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 2500 को जब 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो न्यूमिनेटर में आ गया log ऑफ 4 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 0.0391। अब जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो log 4 का आंसर होता है 0.6021 और डिवाइड बाय 0.0391। तो t जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 15.4। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं t इज़ नियरली इक्वल टू, अगर राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो t इज़ नियरली इक्वल टू 15 ईयर्स। तो इसका हमने a और b दोनों पार्ट्स इन डिटेल सॉल्व कर लिए। अब इसका जो और वाला पार्ट है उस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का और वाला जो पार्ट है वो अब ये जो पार्ट है ना, ये एक्सरसाइज 4.7 से पूछा गया, मतलब उस तरह के क्वेश्चन से, जिसमें देखिए आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट वाला टॉपिक हमने वहाँ पे पढ़ा था, दो मेथड पढ़े थे, एक फैक्टराइजेशन पढ़ी थी और दूसरा डिवीजन मेथड पढ़ा था। अब ये क्वेश्चन जो है ना ये डिवीजन मेथड से होगा, क्योंकि हमने जो 5 टर्म्स वाली, ठीक है, फैक्टराइजेशन वाला ऐसा कोई भी टॉपिक उधर नहीं पड़ा। मतलब हम फैक्टराइजेशन में आयोडीन एक्सप्रेशन की करते थे तो मैक्सिमम उसमें 4 टर्म्स होती थी, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से साफ जाहिर है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो डिवीजन मेथड से सॉल्व होगा। अब एक और यहाँ पे मसला है कि मॉडल पेपर में यही क्वेश्चन तो उसने लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ है, और लेकिन अब इस पेपर में उसने लॉन्ग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम वाला क्वेश्चन। तो वहाँ पे मॉडल पेपर में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो था शॉर्ट क्वेश्चन में, और ये वाला क्वेश्चन था लॉन्ग में। तो टॉपिक दो ही हैं, वो जैसे मर्जी आगे पीछे करके आपसे पूछ सकते हैं। मतलब कुछ गिने चुने टॉपिक हैं जिनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अगले पेज पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रफ वर्क भी करना है, तो इस वजह से नेक्स्ट पेज पे मैं आपको ले आऊँ। तो यहाँ पे हम सारा रफ वर्क करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहला काम है आपने देखना है कि क्या ये क्वेश्चन जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा होगा तो आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले पावर 4 है, फिर पावर 3 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 1 है और फिर कॉन्स्टेंट टर्म है। तो अगर कोई मिसिंग टर्म होगी तो उसको आप फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखें। मिसाल के तौर पर अगर ये वाली टर्म यहाँ पे मिसिंग होती तो आप लिखते 0x पावर 3, ठीक है। या फिर आप एक और काम भी करते होते हैं, जब आप यहाँ पे सोल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ आपको कोई टर्म नहीं मिलती तो उसको आप फिर यहाँ साइड पे कट के लिख लेते हैं। तो उस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म है इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। तो 81x पावर 4 इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा 9x2। अब ये जो आपके पास आंसर आया इस 9x2 को आपने इधर भी लिख देना और इधर भी लिख देना। ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में आपने इनको डिवाइजर को और क्वोशेंट को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर, तो आंसर आया 81x पावर 4। तो आंसर यहाँ पे लिख देंगे 81x पावर 4। साइन चेंज करते हैं, ये पहले से प्लस है और अब हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आपने एक लंबी सी लाइन भी लगा देनी, ये दोनों कैंसिल हो गए। फर्स्ट स्टेप में एक टर्म सॉल्व होगी, सेकंड स्टेप में 2 टर्म सॉल्व होंगी। इन दोनों टर्म को आप नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा -90x पावर 3 प्लस 61x पावर 2। अब मसला है कि अगर इधर 2 टर्म्स हैं तो इधर भी 2 टर्म्स होनी चाहिए। तो वो 2 टर्म्स कैसे बनाएंगे? एक टर्म हम ऐसे बनाएंगे कि इसमें जो आपने अभी अभी लिखा होगा वो आप इसमें ऐड करेंगे 18x स्क्वायर। इसको गलती से भी आपने 18x4 नहीं कर देना, ये भी ज़रा ख्याल रखना है, ठीक है। जब हम ऐड कर रहे होते हैं अलजेब्रा में तो सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, वेरिएबल वैसे का वैसे ही रहता है। तो ये ना हो कि आप यहाँ पे ये मिस्टेक करें और जिसकी वजह से आगे फिर क्वेश्चन गलत हो। अब देखें स्टूडेंट, हर स्टेप में आपका जो मेन फोकस है वो फर्स्ट टर्म्स होनी चाहिए। अब ये देखें 18x स्क्वायर का टेबल आप कहाँ तक पढ़ें कि -90x3 आए, तो उसके लिए रफ वर्क पे आप आ जाएं। रफ वर्क में हम क्या करेंगे, ये डिवाइडेंड से हम जो है फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करेंगे, यानी अंदर वाले एक्सप्रेशन से, और फिर बाहर वाले एक्सप्रेशन से फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करेंगे। अब आप इन दोनों को सोल्व कर देंगे। तो 18 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 18 1 18 और 18 5 90 होता है, और x की 2 एक पावर इससे 2 पावर कट की तो ये रह गया -5x। अब ये जो आपके पास न्यू नंबर आया इसको आप इधर भी लिखेंगे और यहाँ ऊपर भी लिखेंगे, मतलब इस तरह से करना होता है स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में। अब स्टेप नंबर 4 में ये जो आपने अभी लिखा है -5x, इसको इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5x मल्टीप्लाई बाय 18x स्क्वायर -5x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा -90x पावर 3, और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गए प्लस। तो ये कितना हो गया जी 25x पावर 2। अब यहाँ पे लिख देंगे -90x पावर 3 प्लस 25x स्क्वायर। साइन चेंज करते हैं माइनस और यहाँ पे प्लस, ये हो गए कैंसिल। अब हम यहाँ पे एक लाइन सी लगाते हैं। अब उसके बाद जी इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने से कितना आंसर आपके पास आएगा, 61 में से अगर हम 25 माइनस करते हैं तो ये आंसर आएगा 36x स्क्वायर। अब आपके पास ये टर्म जो रहेगी इनको भी नीचे ले आएंगे, इस टर्म को भी और इस टर्म को भी, यह क्या हो जाएगा -20x प्लस 4।
अब ये देखें यहाँ पे अगर 3 टर्म्स हैं तो यहाँ पे भी 3 टर्म्स होनी चाहिए। तो वो 3 टर्म्स कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे देखें ये टर्म जैसे पहले आप इसको ऐड करके ये देखें इन दोनों के एडिशन से आप इसको यहाँ पे ला चुके हैं, तो इसमें फर्दर एडिशन नहीं करनी, ये इसी तरह ही 18x² आएगा। अब यहाँ पे ऐड ज़रूर करेंगे आप जो टर्म आपने थोड़ी देर पहले लिखी होगी, तो माइनस का 10x। अब यहाँ पे ना ही आपने 25 करना है और ना ही x² लिखना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब देखिए अगेन आपका फोकस फर्स्ट 2 टर्म पे, ये एक बाहर वाली फर्स्ट टर्म और एक अंदर वाली फर्स्ट टर्म, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे वो क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए। तो 36x² को आप डिवाइड करेंगे 18x² से, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा x² और x² कट जाएंगे, 18 1 ज़ा 18 और 18 2 ज़ा 36। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि +2 36 और +2 और यहाँ पे भी +2। अब इससे नेक्स्ट टर्म में क्या करना है कि इस +2 से बाहर वाली जितनी भी टर्म्स हैं ये वाली सारी टर्म्स इनको सोल्व करेंगे किसके साथ, +2 के साथ। तो 2 × 18x² - 10x + 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36x², इससे मल्टीप्लाई करेंगे -20x और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। तो आंसर आ जाएगा 36x² - 20x + 4। तो यहाँ माइनस आ जाएगी, इधर प्लस और इधर प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। और जब आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं ना तो लाजमी तौर पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इस बात को ज़रा माइंड में रखिएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सो द स्क्वायर रूट ऑफ 81x4 - 90x³ + 61x² - 20x + 4। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके ऊपर लिखेंगे कि ये स्क्वायर रूट, ये क्वेश्चन था तो इसका आंसर आएगा, पहले आप लिखेंगे प्लस माइनस और फिर लिखेंगे 9x² - 5x + 2। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। तो ज़्यादातर आपकी बुक में जो क्वेश्चन है ना वो 3 स्टेप तक सॉल्व हो जाते हैं, देखिए 1 2 3 तक, इससे ज़्यादा आगे नहीं होंगे। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आया है एक्सरसाइज 5.1 से, ठीक है, जिसमें आप लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखते हैं। और ये भी मैंने अपने गेस्ट पेपर में बताया था कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं सॉल्व, ठीक है, सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल नंबर लाइन। अब ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये नेशनल बुक फाउंडेशन पे तो इसके क्वेश्चन नहीं है ऐसे, लेकिन जब आप कैंटाब बुक पे देखेंगे तो वहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसा इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा काम है। तो सॉल्व करते हैं, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। हम एक दफ़ा अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं ना हम इनको खत्म करने के लिए इनका लेंगे एलसीएम, कि इनका एलसीएम क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इनका एलसीएम लेते हैं, साइड पैराग्राफ वर्क में एलसीएम लेंगे किस किस का, 6 का, 3 का, 4 का और 2 का। आपको पता जब भी फ्रैक्शन आती हैं और दरमियान में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो आप क्या करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो 2 के टेबल पे करेंगे 2 3 ज़ा 6, 3 एज इट, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, अगेन 2 के टेबल पे करेंगे, ये 3 वैसे ही आ गया, ये भी 3 वैसे आ गया, 2 1 ज़ा 2 और 1 वैसे का वैसे। और यहाँ पे 3 पे किया तो 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 और ये 1 वैसे, तो 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। तो एलसीएम जो है हमारे पास आया 12। एलसीएम कितना आ गया 12। अब एलसीएम से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, हर एक टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म 5x डिवाइड बाय 5x डिवाइड बाय 6, फिर माइनस, फिर आप लिखोगे 12 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, फिर आप लिखोगे 12 मल्टीप्लाई बाय 3x डिवाइड बाय 4, फिर आप लिखोगे प्लस, फिर लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 2। तो हमने हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप इसको सॉल्व करते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 ज़ा 10x, 2 5 ज़ा 10x माइनस 4 7 ज़ा 28 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30। अब आपने इनको रीअरेंज करना है। ये 9x जो है वो इधर आ जाएगा और ये माइनस का 28 उधर चला जाएगा। तो 10x माइनस 9x, यानी ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, और ये माइनस 28 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 10 माइनस 9x कितना आ गया, 10x माइनस 9x 1x और इधर आ गया इज इक्वल टू 58। अब ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स चेक करने के लिए नहीं बोला गया, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन उसने बोला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम चेक नहीं करेंगे। अब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, चेक कब करना जरूरी है, कब करना नहीं जरूरी, अगर यही क्वेश्चन इस तरह आ जाता कि फ्रैक्शन में ये एक्स आ जाता या स्क्वायर रूट में एक्स आ जाता, मतलब रेडिकल में, तो वहाँ चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। या अगर आपको क्वेश्चन में कहें जी आप आंसर को वेरीफाई भी करें बाय चेकिंग, ठीक है, तो आप चेक करें।
लेकिन यहाँ पे नहीं बोला गया, लेकिन अगर आपको चेक करना हो तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, उसके कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो अब हम नंबर लाइन बना लेते हैं, उस पर इस नंबर को बस रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखें, अब ये एक बहुत बड़ा नंबर है, अगर हम 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 इस तरह काउंटिंग लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे 10 10 के डिफरेंस से लिख लेते हैं। 0 यहाँ पे 10, उसके बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद जी इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे 40 के बाद लिख लेते हैं जी 50, और 50 के बाद यहाँ लिखते हैं 50, 50 के बाद लिखते हैं जी 60। ठीक है, 10 10 के डिफरेंस से मैंने कुछ वैल्यू लिख ली है। तो ये जो अब 58 है ना, सपोज करें यहाँ पे कहीं है, क्योंकि आपको पता है एक नंबर से लेकर दूसरे नंबर तक 9 छोटी छोटी लाइंस लगी होती हैं, 10 पार्ट्स होते हैं। तो ये यहाँ पे आप सपोज कर लें कि x इज इक्वल टू 55 यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन साइड लिखना ना भूलिएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका आंसर आ गया। अब इसी का जो और वाला पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं, वो है फैक्टराइज करना हमने, तो इसको मैंने अगले पेज पे लिखा हुआ है, वहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको। तो ये स्टूडेंट इसी का और वाला पार्ट। अब यहाँ पे आपको याद होगा हमने एक्सरसाइज 4.2 एनबीएफ की, वहाँ पे कुछ टाइप्स पढ़ी थी, और ये जब मैंने गेस्ट पेपर दिया था तो वहाँ मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इन तीनों में से किसी एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो वो आया हुआ है आपके सामने। तो वो टाइप कुछ इस तरह से थी, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर उसके बाद जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एफ, इस तरह से प्लस के, एक तो ये टाइप थी। ठीक है, इसमें अब आप सोल्व करने का मेथड क्या था कि ये जो आपको सिमिलर नजर आ रहा होता था आप इसको वाई लेट कर लेते थे, आप कहते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो देन ये एक्सप्रेशन बन जाता था वाई प्लस सी, वाई प्लस एफ और प्लस के, ये एक मेथड था। ठीक है, इसको ए करके मैं कह देता हूँ। बी देखें, अब बी वाली फॉर्म कौन सी थी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी और प्लस सम कॉन्स्टेंट के। अब इसमें हम किस तरह से अरेंजमेंट करते थे, पेयर बनाते होते थे। आपको याद होगा कि आपने ऐसी दो ब्रैकेट्स को एक साथ लिखना और ऐसी दो ब्रैकेट्स को एक साथ लिखना है कि दोनों के कॉन्स्टेंट्स को ऐड करने से आंसर सेम आए, ये भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं जी एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी प्लस के एक्स स्क्वायर। अब जब आपको एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आपने इनकी जो पेयरिंग बनानी है वो मल्टीप्लिकेशन करके बनानी है कि ए बी को आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर किसके इक्वल हो, सी डी को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो अब इनमें से ये सबसे फर्स्ट वाला केस है। अब इसमें आप देखें कि आपको फर्स्ट वाली दोनों जो टर्म्स हैं वो सेम नजर आ रही होंगी, तो हम इनको लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू वाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन अबव एक्सप्रेशन बिकम्स, कि ये जो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, देखें इसकी जगह क्या आ जाएगा y प्लस ये 3 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा y प्लस 7 माइनस 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, y को y से मल्टीप्लाई करें, वाई स्क्वायर, एक मिनट ज़रा इसको यहाँ पे, अब सही है, y को y से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर, y को 7 से मल्टीप्लाई किया 7y, 3 को y से मल्टीप्लाई किया प्लस 3y और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 21 माइनस 5। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y और 21 में से 16 5 को माइनस किया तो प्लस का 16 आ गया। अब देखें इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी, वैसे इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ कि उससे क्यों नहीं होता या होगा। वाई स्क्वायर और यहाँ पे आप लिखोगे 4 स्क्वायर, तो स्टूडेंट इधर होना चाहिए 2 इंटू वाई इंटू 4, तो ये बन रहा है 8y, लेकिन यहाँ पे कितना है 10y, तो इसका मतलब है कि इसकी मिडिल टर्म ही ब्रेक करके आप बनाओगे, ऐसे नहीं सोल्व कर सकते। तो अब यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, उसके लिए हम यहाँ पे रेफर करेंगे कि लीडिंग जो कोफिशिएंट है, ये लीडिंग कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आंसर आ गया आपके पास स्टूडेंट 16। ठीक है, अब 16 जो है हमने 16 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 10 आना चाहिए। अब देखें सबसे पहले 16 को हम डिवाइड करते हैं 1 के टेबल पे, तो आंसर आएगा 16। इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 10 नहीं आएगा, तो ये इसके फैक्टर नहीं है। अब 16 को डिवाइड करते हैं हम 2 के टेबल में, तो आंसर आएगा 8 में 2 ऐड करने से ये 10 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर होंगे 8 एंड 2। लेकिन फिर भी देखते हैं मजीद कंफर्मेशन के लिए, क्या 8 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 16 आ रहा है, यस 16 भी आ रहा है, तो 16 भी आ रहा है और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 10 भी आ रहा है, तो इट्स मीन ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 8y और प्लस 16, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 2 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा प्लस 8, तो रिमेनिंग रह गया 8y प्लस 2, तो ये y प्लस 2 के कॉमन आ गया, y प्लस 2 रिमेनिंग इधर बचा, y इधर रह गया 8। अब ये देखें ये आंसर तो आ गया, लेकिन ये आंसर आया y का, हमें आंसर चाहिए था x का। तो अब आप दोबारा पुट कर दें यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, जो हमने वैल्यू
ये देखें यहाँ पे पुट की हुई थी स्टार्ट में, या उसको कोई इक्वेशन का नाम देके रेफरेंस दे देंगे इस तरह। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जाके आंसर लिख देते हैं कि ये आंसर है। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि इनके फैक्टर्स बनते हैं। अब ये देखें यहाँ पे दो आपके पास एक्सप्रेशन है, तो दोनों की फैक्टराइजेशन हो भी सकती है, दोनों की नहीं भी हो सकती। दो चॉइसेस होगी ना, या तो दोनों की होगी या दोनों की नहीं होगी, दो चॉइसेस। और एक तीसरी चॉइस ये है कि हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक फैक्टराइज हो सकता है फर्स्ट हो सेकंड हो ही ना, हो सकता है सेकंड हो फर्स्ट हो ही ना। तो इस तरह तीन डिफरेंट चॉइसेस है, तो हम इसके भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग चेक करेंगे। तो अब देखें इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 है और लास्ट पे 2 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 2 के जब आप फैक्टर बनाएंगे ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कभी भी 5 माइनस 5 नहीं आएगा, तो इसकी तो फैक्टराइजेशन नहीं होती। इसी तरह यहाँ पे इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है और मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो आंसर आएगा 8। अब 8 के फैक्टर होते हैं 8 और 1, 2 और 4, इसके अलावा 8 के फैक्टर्स नहीं होंगे। तो इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास माइनस 5 नहीं आएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये भी जो क्वेश्चन है इन डिटेल कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। अब इस पार्ट नंबर 5 में ये देखें, ये जो क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक से रिलेटेड है और ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में भी एक्सरसाइज 6.4 से पूछा गया। और ये भी मैंने अपने गेस्ट पेपर में एक्सरसाइज ये बताई थी और मैंने कहा था कि यहाँ से लाजमी क्वेश्चन पूछा जाएगा 6.4। और उसके बाद कैंटाब बुक से अगर हम बात करें तो वहाँ पे 6.3, यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ कैंटाब पब्लिशर की बुक से और यहाँ पे एन नेशनल बुक फाउंडेशन से। तो ये टॉपिक स्टूडेंट दरअसल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है, जिसमें आपके पास आता है पैथागोरियन आइडेंटिटीज, कोशेंट आइडेंटिटीज एंड रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। ये तीन तरह की आइडेंटिटी से रिलेटेड है। तो ये जितने भी मैंने फॉर्मूला लिखे हैं ये सारे आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, फिर ही आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करते हैं। वहाँ पे चलें जी, ये क्वेश्चन हम ले आए यहाँ पे, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए मैंने पहले से क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है यहाँ पे ताकि हमें टाइम ना ज़्यादा लगे। तो अब इसमें ये डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी साइड लें। वैसे तो यहाँ पे एक साइड 0 है, तो हम हमेशा वो साइड लेते हैं जिसको ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़े। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि आप जिस साइड को भी सिलेक्ट करेंगे वो साइड पहले सारी की सारी साइड साइन और कोज में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो ये तो पहले से ही साइन और कोज में, हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा आप देखें यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, इधर भी फ्रैक्शन है और दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो हम इसका लेंगे एलसीएम। तो साइन थीटा एंड 1 माइनस कोज ऑफ थीटा, दोनों का एलसीएम क्या आएगा। अब ये और ये दोनों डिफरेंट चीज़ें, तो इसलिए एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा 1 माइनस कोज ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ थीटा और यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कोज ऑफ थीटा माइनस यहाँ पे 1 प्लस कोज ऑफ थीटा और ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि डबल टर्म है, और डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा। अब एलसीएम देखें स्टूडेंट, हमारे पास एलसीएम ये है, तो ये हर एक टर्म के फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे नहीं है वो साइन थीटा, तो आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, यानी न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी। और यहाँ पे इस एलसीएम में से ये वाली टर्म नहीं है, तो यहाँ पे आप 1 माइनस कोस थीटा से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दें और न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दें। अब ये देखें दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो चुके हैं, तो उसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एक अलजबरा का एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। फॉर्मूला का मैं रेफरेंस भी दे देता हूँ। फॉर्मूला का रेफरेंस क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको थोड़ा पीछे करके लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देन वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 आ गया, और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय, नीचे आपको सिंप्लीफिकेशन करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अब इसका आंसर किसी तरीके से 0 लेके आना, तो वो देखते हैं कि कैसे आता 0। अब ये देखें, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हम यहाँ पे पहले रेफरेंस देते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट 1, और ये वाला जो -1 है ना, ये वैसे रहेगा 1 माइनस 1 और डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, और डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। तो आप नोट करें, तो 0 और 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी होता है, आंसर क्या आता है 0,
विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया प्रूफ, और यही हमने प्रूफ करना था यहाँ पे। अब इसका जो और वाला पार्ट है वो देख लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का और वाला पार्ट, ठीक है। और पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आपसे पूछा गया। क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और ये पॉइंट है -2,4। तो हम यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख लेते हैं। पॉइंट आपके पास गिवन है -2,4। आगे देखें, इसमें आगे कह रहे हैं एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। तो एक मेथड तो ये है जो कि हमें आपकी जो बुक है वहाँ पे चैप्टर नंबर 8 और 8 चैप्टर में एक्सरसाइज 8.3 का ये टॉपिक है, जहाँ पे ये फैमिली ऑफ लाइंस वाला टॉपिक है, ठीक है। कि फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब यहाँ पे क्या है, ये देखें दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनफाइनाइट लाइंस इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर सकती हैं, तो उसको बोलते हैं हम फैमिली ऑफ लाइन। ये देखिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ रफ सी, ये देखें आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नजर आ रहा होगा, उसमें से काफ़ी सारी लाइन पास कर रही हैं, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसमें से काफ़ी सारी लाइन फाइंड कर जो है पास कर सकते हैं। तो एक तो मेथड ये है कि आप फैमिली ऑफ लाइंस वाले मेथड से करें, और दूसरा मेथड एक ज़्यादातर लोग वही करते हैं और वो उन्हें लगता है कि एज़ कम्पेयर टू दिस मेथड वो आसान है, ठीक है। तो दोनों मेथड मैं आपको करवाऊंगा, फिर आपको जो भी अच्छा लगेगा आप उस मेथड से कर सकते हैं। तो किस तरह से फिर इसको लेके चलेंगे, ये देखिए फैमिली ऑफ लाइन वाला मेथड पहले करेंगे। फैमिली ऑफ लाइन वाले मेथड में हमने ये करना होता है कि आप इस इक्वेशन को एज ए जनरल इक्वेशन लिखते हैं फैमिली ऑफ लाइन की, ठीक है। यानी जब भी आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी हो या फैमिली ऑफ लाइन फाइंड करनी हो जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करे दो लाइंस के, और उसके साथ कोई और इन्फॉर्मेशन भी आपको गिवन हो, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब इसमें ये पहले वाली लाइन 1 है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखनी होगी, यानी कांस्टेंट और एक्स वाई वाली टर्म्स एक साइड पे। इसी तरह लाइन 2 को भी इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो इसी जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गिवन में आपको एक पॉइंट गिवन है जो हमने लाइन फाइंड करनी है, जिसमें से उसमें से ये पॉइंट पास कर रहा है, और साथ ही साथ इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा है। तो अब देखें कि इसका मतलब क्या है। हम यहाँ पे लिखेंगे a family of lines, हम यहाँ पे लिखेंगे a family of lines passing through the point of intersection of line 1 and line 2 is, वो फैमिली वाली जो ऊपर इक्वेशन लिखी थी वो लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस C1 प्लस, और यहाँ पे आप लिखोगे K मल्टीप्लाई बाय A2X प्लस B2Y और प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये हमने लिख दी फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन। अब इसमें हमने क्या करना है, ये A1X B1Y और C1 ये आपके पास है लाइन 1 और ये वाली है लाइन 2, तो उसको ज़रा वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 6 और फिर प्लस K इंटू 2x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको बाद में सॉल्व भी करना है। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, जब तक मुझे k की वैल्यू नहीं मिलेगी मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता, यानी वो फैमिली ऑफ लाइन वाली इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकता जो कि उन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो रही है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास एक गिवन पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट किस पे है, ये रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर है जो लाइन हमने फाइंड करनी है। तो ये भी तो रिक्वायर्ड लाइन की ही इक्वेशन है ये वाली। तो जब भी आपको एक पॉइंट गिवन हो और एक लाइन गिवन हो और आपको बोला जाए कि ये पॉइंट जो है लाइन जो है वो इस पॉइंट में से पास कर रही, इसका मतलब वो पॉइंट जो है वो उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें k की वैल्यू फाइंड कर सकें। 3 इंटू -2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा 4 माइनस 6 प्लस k, उसके बाद ये 2 और x की जगह क्या आ जाएगा -2 माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -6 प्लस 12 माइनस 6 और प्लस k, और ये आ जाएगा 2 टू द -4 माइनस 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा, ये 12 और ये भी 12 बनेगा, तो ये तो खत्म हो गया। अब इनको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आंसर बनेगा 16 और 9 माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से आ गई 0। k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 0, बल्कि डायरेक्ट नहीं करते लिख के कर देता हूँ, k इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 25। तो k की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे आ गई 0। अब इस k की वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, ये है इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे जी पुट, यहाँ पे लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1।
तो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ के होगा इधर ही बस के है, तो सॉरी यहाँ पे के है तो इधर पुट करेंगे। तो पहले आएगा 3x, फिर आएगा 3y माइनस 6 प्लस के की जगह क्या आएगा 0, तो ये हो गया 2x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा सारी इक्वेशन को 0 कर देगा। 3x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 आप कॉमन ले लें, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 इधर आके डिवाइड हो गया, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3, तो x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वो रिक्वायर्ड लाइन है जो कि उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से भी पास कर रही है और जो आपको एक पॉइंट गिवन था उस पॉइंट में से भी पास कर रही है। इसको हम लिख देंगे रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, आप चेक करना चाहें अपनी कंफर्मेशन के लिए चेक कर सकते हैं कि वो पॉइंट जो इस पर अप्लाई होता है कि नहीं। देखिए x की जगह -2, y की जगह 4 फिर -2, तो ये 4 और ये -4, तो कितना आंसर आ रहा है 0। तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट भी इस पर अप्लाई हो रहा है। तो ये स्टूडेंट जो है हमने इसका और वाला पार्ट भी कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट, तो इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी सॉल्व करेंगे, तो फिर आपको इनमें से जो भी मेथड आसान लगेगा आप उससे इसको कर लीजिएगा। अब दूसरा मेथड देखें, वो ज़रा डायग्राम बना के आपको मैं सिचुएशन बताता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट भी गिवन था -2, 4। अब वो सिचुएशन स्टूडेंट कुछ इस तरह से है कि ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन। अब हमने ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें उसने बोला ना फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की हमने काफ़ी सारी डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा ये यूज़ करते थे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब आपको पता है कि इसको फाइंड करने के लिए आपको पहले तो स्लोप चाहिए होती है और एक पॉइंट चाहिए होता है। तो पॉइंट तो मेरे पास ऑलरेडी है, मसला सिर्फ स्लोप का है। तो हम सपोज करें एक लाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करिए। यहाँ पे बोला ना उसने कि आप फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करिए। तो सपोज करें कि वो ये लाइन है जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करिए। ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है। सही है, अब रिक्वायर्ड लाइन है तो इसके ऊपर एक पॉइंट भी है जो कि ऑलरेडी -2, 4 है। तो हम सबसे पहले ये पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। इस पॉइंट को सपोज करेंगे ये पॉइंट P है तो इसको मैं Q कह देता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, इक्वेशन 1 और 2 को। तो आप यहाँ पे देखें y के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से क्या आएगा 3x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब जब ऐड करेंगे तो ये और ये कट हो जाएंगे, तो ये आएगा इन दोनों का आंसर कितना 5x, और इधर से इन दोनों का जो आंसर है वो आएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5x इज इक्वल टू 15 और ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 5, x इज इक्वल टू 3। ये आ गई वैल्यू x की। अब ये जो वैल्यू आपके पास x की आई, इसको आप किसी भी में भी पुट करें, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तो आप y की वैल्यू फाइंड कर लें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। मैं 2 में पुट कर रहा हूँ। तो 2 में जब पुट करेंगे तो देखिए 2 में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है। तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह उसकी वैल्यू। फिर लिखा हुआ है जी माइनस का 3y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 6, और इसको इधर ले आए, ये माइनस 9 इधर ही रहेगा तो 3y। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इन दोनों से तो इसका आंसर आएगा -3 इज इक्वल टू 3y। तो -3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y, ये कट हो गए, y इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास एक और पॉइंट आ गया जिसकी तलाश में थे हम, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, उसका नाम रख देते हैं क्यों, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 3, -1। अब ये देखें यहाँ तक हमने अभी जो है ना वो क्या सोल्व किया, यहाँ तक अभी हमने सोल्व किया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी ये इक्वेशन मुझे चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे अब चाहिए स्लोप। पॉइंट तो मेरे पास ऑलरेडी पहले भी था, स्लोप चाहिए। अब आपको याद है कि जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो, पॉइंट ये और ये, तो उसकी मदद से हम स्लोप कैसे फाइंड करते थे, तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या लिखेंगे इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अब ये जो स्लोप है यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दें आप। क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। या पहले स्लोप निकाल के भी इधर फिर उसके बाद पुट भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। अब इधर हमने वैल्यूज पुट करनी है। क्या वैल्यूज पुट करनी है, ये वैल्यू है x1 की, ये y1 की, ये x2 की और ये y2 की। तो पुट करते जाएं। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है ये 4, तो इधर लिख दें y माइनस 4 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू कितनी है -1, तो आप इधर लिख दें -1। फिर ये माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू कितनी है 3, फिर आएगा माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -2 और मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस x1 की कितनी वैल्यू है -2। तो ये आ जाएगा y माइनस 4, इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो -5 डिवाइड बाय 3 + 2 इंटू x + 2। अब ये बनेगा 5 और इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू y माइनस 4 और यहाँ पे रह जाएगा -5 इंटू एक्स + 2। ठीक है, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y माइनस 5 माइनस 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 और ये माइनस का 5x और माइनस का 10। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दोनों को इधर ले जाते हैं। 5y माइनस 5x माइनस का 20 और प्लस का 10। ये जो -5x है ये इधर आके हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब इसके बाद इसको कैसे सोल्व करना है जी, सबसे पहले 5x फिर 5y ये इज इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस का 10, 5 कॉमन ले लो आप इसमें से, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 5, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वो लाइन की इक्वेशन है जो कि हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ज़रा मैं आपको पिछला मेथड भी दिखा देता हूँ और ये वाला भी, तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा किस पे कम टाइम लगता है। तो इससे आंसर ये है और पिछले मेथड में आपका आंसर आया था ये वाला। ठीक है, दोनों से 1 मिनट पेज को ज़रा मैं एक दूसरे के साथ करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ले आते हैं, चलें अब आप देख सकते हैं इसको, ये एक ये और दूसरा ये वाला मेथड किया हमने। ठीक है, इस मेथड को भी एक साथ में इकट्ठा कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं। ये पहला मेथड था, ठीक है, और ये दूसरा मेथड। तो इन दोनों से मैंने आपको क्वेश्चन इस वजह से करवाया ताकि जो भी आपको आसान लगे तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लें। पहला मेथड था ये वाला फैमिली ऑफ लाइंस वाला और दूसरा मेथड था वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, ये जो क्वेश्चन है अब ये ट्रिग्नोमेट्री से अगेन है और एक्सरसाइज 6.5 में जो हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं से रिलेटेड, जिसमें टॉपिक था एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, या आप कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम अ ट्री। एक आदमी है और एक दरख्त है। सपोज करें कि ये आपके पास एक ट्री है और ट्री इस तरह से है, इस ट्री से 20 मीटर की दूरी पे एक आदमी खड़ा हुआ है, यानी कि इस तरह आप कह लें। और आगे पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पर्सन's आई लेवल। ये इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, यानी कि ये कह रहे हैं कि सपोज करें ये इसकी आईज है, तो यहाँ से जो ट्री की टॉप की तरफ जो एंगल बन रहा है ना वो 45 है। अब देखिए एंगल एक लाइन से तो नहीं बनता, एंगल बनाने के लिए एक और लाइन चाहिए होती है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन का, वो पहले आपको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो एक दफ़ा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखें, इफ़ ओ इज़ अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इफ़ ओ इज़ अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी इस पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो आगे देखें, ओ एक्स इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ पॉइंट पी लाइज अबव दी ओ एक्स, यानी कि जब भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जर्वर है, वो इस लाइन से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और ये लाइन ऑफ साइट होगी जहां वो खड़ा होगे उस चीज़ को ऊपर की तरफ देखेगा। ठीक है, तो इस तरह जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल बनेगा, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। सही है। तो अब मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनानी पड़ेगी, ये बना दी। ये वाला एंगल है 45। अब इसमें एक चीज़ का इशू आ रहा है, आगे अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट ऑफ द ट्री तो बनती है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपने जो क्वेश्चन जिसने बनाया है एंगल दिया हुआ है यहाँ तक, तो आप देखिए हाइट तो आ रही है यहाँ तक, तो इसका मतलब ये इनकम्प्लीट जो है ना इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन अब जाहिर सी बात है जिस तरह दिया गया तो उसी के अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करें। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो इतनी लेंथ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को टोटल लेंथ मान के चलेंगे। ठीक है, टोटल लेंथ मान के चलेंगे। और ये हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। तो ये अगर 20 मीटर है तो ये भी कितना होगा 20 मीटर, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। तो ऊपर मैंने इसकी डायग्राम बनाई हुई है, तो हम इसको जो है सॉल्व करते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। जी, ये मैंने डायग्राम बना ली यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर और ये एंगल है। तो ये देखें, ये थीटा के सामने वाली जो साइड है इसको हम क्या बोलते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है। थीटा के साथ जो एडजेसेंट होता है उसको हम बेस बोलते हैं
और यहाँ पे इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। गिवन डाटा, अगर आप डायरेक्ट भी स्टार्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो गिवन डाटा में ये गिवन है डिस्टेंस बिटवीन अ पर्सन एंड अ ट्री, कि उस दरख्त और उस आदमी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, फाइंड फिर आपको गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। ये था गिवन डाटा, इसको थीटा कह देते हैं और ये कह देते हैं 45 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करनी है हाइट ऑफ अ ट्री की हाइट फाइंड करनी है जो कि बी से लेके सी तक है और इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया गया। अब हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होती हैं 3, तो उसमें से ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी आए और बेस भी आए। तो वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो है टेंजेंट की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग टेन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब इसमें प्रॉपर वैल्यूज पुट करते हैं। तो टेंजेंट, इसमें जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है बी से लेके सी तक और बेस क्या है ए से लेके बी तक। तो टेंजेंट 45 होता है 1 और बी सी को एच का नाम दिया हुआ और ये है 20। तो एच इज इक्वल टू 20। तो हम बोलेंगे सो हाइट ऑफ द ट्री, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 20 मीटर। ठीक है, ये आ गई हाइट ऑफ द ट्री, उस दरख्त की ट्री। ये आपके पास एक आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट को देखें जरा, पेज को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। सेकंड पार्ट में देखें, इफ द पर्सन मूव्स 10 मीटर क्लोजर टू द ट्री, यानी अब इसका मतलब ये है कि वो जो पर्सन है जो कि सपोज करें इस पोजीशन पे था, अब वो थोड़ा सा 10 मीटर क्लोज हो गया इसके। तो सपोज करें अब डायग्राम कुछ इस तरह की बनी, अब वो यहाँ पे आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस सपोज करें कि अगर ये डिस्टेंस अब है 10 मीटर, तो क्या कह रहे हैं, देन फाइंड द न्यू एलिवेशन एंगल। तो फिर आपने बताना है कि ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा। अब देखें अगेन आपके पास हाइट की वैल्यू तो अब आपको पता चल चुकी है, हाइट की वैल्यू आपको पहले से पता चल चुकी है, अभी हमने फाइंड किया ये वाली, और ये आपके पास बेस है। तो हाइट और बेस और एंगल फाइंड करना है, तो अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, टेंजेंट का। अब इसको जरा नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट को डी का नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी। तो इसमें यूजिंग करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगेन टेंजेंट का फॉर्मूला। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, तो अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे, टेंजेंट एंगल फाइंड करना है थीटा, तो परपेंडिकुलर बल्कि थीटा हमने पहले भी कहा हुआ था, इसको थीटा 1 कर देते हैं फिर पहले वाले को ना, यहाँ पे भी थीटा 1 ताकि मिक्स नहीं हो जाए। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है बी से लेके सी तक और बेस है डी से लेके बी तक। ठीक है जी, टेंजेंट ऑफ थीटा ऐसे रहने देते हैं, बी सी कितना है 20 और ये है 10, तो कट के आंसर 2 आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 63.4 डिग्री, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन में जो चीज़ें आपको मैंने समझाने की कोशिश की वो समझ आई होंगी। अब हम करते हैं इसका ये और वाला पार्ट। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये और वाला पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसमें देखें कह रहे हैं फेयर डाई इज थ्रोन वंस। ठीक है, तो अब ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक 11.3 एक्सरसाइज है। ठीक है, 11.3 एक्सरसाइज, और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे नीचे भी जाके एक क्वेश्चन है, ये भी 11.3 से रेलिवेंट है, वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ के अकरेंस के चांसेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, जो इवेंट है उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, और नंबर 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, के टोटल कितने आउटकम्स आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे when a fair die is thrown once, जब एक डाई को एक दफ़ा थ्रो किया जाता है, then number of outcomes, तो क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, then number of possible outcomes अगर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब डाई यहाँ पे क्या है, वो लूडो का था ना, आपको पता है, तो इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 6। अब देखें फर्स्ट पार्ट में आपको ये कहा जा रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, किसकी फाइंड करें, कि आप उस डाई को थ्रो करें तो प्राइम नंबर है। तो इवेंट अब आपके पास यहाँ पे है अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्राइम को हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, ये किसके इक्वल होगी,
ये इसका इक्वल किसके होगा, फेवरेबल आउटकम्स, FAVOURA, एक मिनट, एक तो स्पेलिंग, FAVOURABLE, फेवरेबल आउटकम्स, ये फेवरेबल आउटकम्स, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमें पता है, अब मुझे बताएं इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पे एक 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और डिवाइड बाय 6। तो प्राइम आने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्राइम नंबर आने की, वो प्रोबेबिलिटी है 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, यानी 1 डिवाइड बाय 2, ये यानी 50-50 आप कह सकते हैं, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है ना, 50% कह सकते हैं अगर परसेंटेज में बात की जाए। चलें इसको ज़रा मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ और फिर हम जो है ना दूसरा पार्ट भी करते हैं इसका। अच्छा, सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे जी सेकंड पार्ट में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अगर आप लूडो के दाने को या उस डाई को थ्रो करते हैं तो वो क्या है, अ मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल का मतलब होता है कि 3 के टेबल में आए। तो यहाँ पे देखिए 3 के मल्टीपल कौन कौन से, एक तो 3 खुद है और दूसरा 6 है, तो 3 and 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यानी मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं, मल्टीपल ऑफ 3 2 है। जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर कितने थे 3, तो यहाँ पे 2 और डिवाइड बाय 6, तो कितना आंसर आ गया 1 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, तो कितना आंसर आ गया 1 डिवाइड बाय 3। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके दो ऑप्शन से, दो पार्ट से दोनों को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये है चैप्टर नंबर 9 से और एक्सरसाइज 9.7 से। ये मैंने अपने गेस्ट में नहीं बताया था, ठीक है। ये काफ़ी आप समझ लें कि थोड़ा लेंथी टॉपिक बन जाता है, इसलिए मैंने जब मैं गेस्ट पेपर बता रहा था तो उसमें मैंने इससे रेलिवेंट कुछ नहीं बताया था। बाकी ये है कि ये आपके SLOs में शामिल है, यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो इसको आप, ये टॉपिक बेसिकली है लोकस, और लोकस बोलते हैं किसी भी पाथ को। तो 4 डिफरेंट टाइप्स के लोकस हैं जो कि वहाँ डिफाइन किए गए हैं, और ये एक कंस्ट्रक्शन टाइप जो है वो एक्सरसाइज है, और इसको फिर हम रिलेट करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। मतलब इसमें पहले आप कंस्ट्रक्शन वगैरह करके फिर इसमें बाकी की जो कुछ वर्किंग है वो चैप्टर नंबर 8 से रेलिवेंट है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। अ सिटी इज प्लानिंग टू इंस्टॉल अ न्यू वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हब such that it is equidistant from 2 existing water stations located at A and B। यानी कि एक शहर है जहाँ पे प्लान किया जा रहा है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हब लगाने का, तो वहाँ पे ऑलरेडी 2 वाटर स्टेशन हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वो 2 पॉइंट्स की सूरत में आपके पास गिवन है। तो पार्ट नंबर 7 है हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट। तो यहाँ पे देखें कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, मतलब ये दोनों ऑलरेडी वाटर स्टेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है एग्जिस्टिंग वाटर स्टेशंस लोकेटेड एज। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4,7 है और B जो है वो 10,1 है। तो देखिए आपको ये कह रहा है आर सिटी इज़ प्लानिंग टू इंस्टॉल अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हब सच दैट, इस तरह से कि इट इज़ इक्विडिस्टेंट, कि वो इक्विडिस्टेंट हो। यानी सपोज करें कि हमने वो यहाँ पे लगाना है। इक्विडिस्टेंट का मतलब इधर से भी इक्वल डिस्टेंस पे हो और इस साइड पे भी इक्वल डिस्टेंस पे, यानी मिड में लगाना है। तो ये हो गया इसका मिड पॉइंट। आगे देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है। अब लोकस यहाँ पे क्या पाथ है, वेयर द न्यू हब शुड बी प्लेस्ड, ठीक है। तो जहाँ पे वो जो न्यू हब है उसको प्लेस किया जाए। तो अब लोकस फाइंड करना है, तो ये देखें किस तरह से हमने इसको फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो लोकस हमने फाइंड करना है ना, वो बेसिकली ये है कि वो लोकस कुछ इस तरह से बनेगा। लोकस हम बोलते हैं पाथ को, और पाथ होता है एक सेट ऑफ पॉइंट्स। एक मिनट ज़रा इसको मैं बेहतर तरीके से, ये बनेगा वो लोकस। यानी इस तरह से आप उस वो जो वाटर हब है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हब, इस तरह से लगाएंगे। तो ये पता क्या है, ये इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जो कि इस साइड से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस हो, ठीक है। और इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें, वो भी जो है इधर से और इधर से इक्विडिस्टेंस होगा। एक तो ये, और फिर ये है कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट भी करेगा।
आप समझ लें कि हमने अब इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। दोबारा एक दफ़ा देख लें, आपको ये कहा जा रहा था कि एक सिटी में एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हब लगाने का प्लान किया जा रहा है, ठीक है। वो कहाँ लगेगा? ऑलरेडी दो वाटर जो है वाटर स्टेशन मौजूद हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। आपने वहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हब लगाना है कि जो है जो ए पॉइंट से और बी पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे हो। तो इसका मतलब क्या है कि वो इन दोनों के सेंटर में लगेगा, ठीक है। तो आपको ये बाद में पूछ रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। अब ये जो लोकस है ये बनी है एक लाइन, अब लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो लाइन की इक्वेशन के लिए हम ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, y माइनस वाई वन एक्स इंटू एक्स वन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये अब इसके लिए देखें, ये सबसे पहले तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो जो मैंने लिख लिया, तो इसके लिए मुझे पहले इस लाइन की स्लोप चाहिए होगी, ठीक है। नंबर 2 एक पॉइंट चाहिए होगा जिसमें से वो लाइन पास कर रही होगी। तो पॉइंट ये है मिड पॉइंट, तो हम पहले मिड पॉइंट को फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। वैल्यूज पुट करते हैं, ये x1 ये y1 x2 एंड y2। x1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस x2 की कितनी वैल्यू आ गई 10 डिवाइड बाई 2, कोमा y1 की कितनी वैल्यू आ गई 7 प्लस y2 की कितनी वैल्यू आ गई 1। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 8 डिवाइड बाई 2, 14 डिवाइड बाई 2 7, 8 डिवाइड बाई 2 4। ये मिड पॉइंट, ये उस वाटर हब का आप समझ लें कि पोजीशन है जहाँ पे उसको लगाना है, मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। लेकिन हमें वो पाथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। पाथ का मतलब है कि वो जो भी पाथ बन रहा है, पाथ यहाँ पे एक लाइन बन रही है, ठीक है, और वो लाइन कौन सी है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रही है। तो हमें इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी लाइन या लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में कट करे और उसके मिड पॉइंट में से पास करे, ठीक है। तो अब हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैं पहले स्लोप फाइंड करूंगा लाइन ए बी की, फिर बाद में बताता हूँ कि हम लाइन ए बी की स्लोप क्यों फाइंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो अब यहाँ पे देखिए दो पॉइंट्स गिवन है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, इधर हम लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये इसका फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट कर दें, तो y2 की जो वैल्यू है वो आ गई 1 माइनस y1 की 7 डिवाइड बाय x2 की जो वैल्यू है वो 10 माइनस x1 की 4। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे फर्दर, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा -6, इसका आंसर आएगा 6। तो ये आंसर आ गया -1। और ये किसकी स्लोप आई? ये आपके पास स्लोप आई है ए बी की, लेकिन हमें तो ए बी की स्लोप नहीं चाहिए, हमें तो वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है उसकी स्लोप चाहिए ना। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसको हमने देखना है कि उसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये पेज में थोड़ा एडजस्ट कर रहा था। अब ये देखें, ये जो ए बी वाली लाइन है, ए बी वाली ये लाइन है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। और हमने एक रिजल्ट पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। अब हमने ऐसे क्यों लिखा और ये रिजल्ट क्यों लिखा? हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर। हमें पता है जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसका नाम हम रख लेते हैं m मल्टीप्लाई, और इसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी है विच इज -1 इज इक्वल टू -1। तो m का जो आंसर है वो आ गया 1 के इक्वल, ये माइनस और माइनस कट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ, अगले पेज पे चलते हैं जरा, यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो वो फॉर्मूला क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब पॉइंट यहाँ पे जो x1 और y1 है वो था हमारा मिड पॉइंट, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ 7 4, और जो स्लोप है वो है 1। तो देन जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करने से क्या आएगा? y माइनस इस y1 की जगह क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू m की जगह क्या आएगा 1, और x की जगह क्या आएगा, x की जगह x ही लिखेंगे, x1 की जगह 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 7। तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 7 माइनस y प्लस 4। ये y उधर जाके माइनस और -4 उधर जाके प्लस, तो x माइनस y, और इन दोनों को जब सोल्व करेंगे -3 इज इक्वल टू 0। तो ये वो लोकस या पाथ की इक्वेशन है जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं और हम इसी का जो और वाला पार्ट है वो सोल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमें इसका 7 का और वाला पार्ट करना है। इसमें ना हमें एक इक्वेशन गिवन है, ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 के और पार्ट की गिवन इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 7y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो ए पार्ट है उसमें ये बोला जा रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है।
अब देखें स्टूडेंट्स, आपकी किस्मत कितनी अच्छी है कि यहाँ पे उसने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दे भी दी है। नॉर्मली ज़्यादातर वैसे नहीं देते स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो दे दिया तो आप समझ लें कि काम थोड़ा सा आसान हो गया। y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो आपने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आप देखें यहाँ पे सिर्फ y है, तो आप y वाली टर्म को इधर रखें, बाकी दोनों को उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 7y। ये जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको हम उधर लेके जा रहे हैं, 2x को भी और -28 को भी, तो उधर ले जाके ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू -2x प्लस 28। अब ये देखें y है, इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, तो इस 7 को इधर ले आएंगे और डिवाइड करेंगे, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस 28 डिवाइड बाय 7। इसको सेपरेट करें, -2 डिवाइड बाय 7x प्लस 28 डिवाइड बाय 7, तो y इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 7x प्लस ये कैंसिल हो गया, 4 आंसर आया। तो ये आपके पास स्टूडेंट आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो हमने बना के देनी थी कौन सी फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आप इसमें थोड़ा सा डिटेल भी लिखना चाहें, वेयर के जो स्लोप है वो -2 डिवाइड बाई 7 है, और जो इंटरसेप्ट है, और ये इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट होता है वो 4 है। ठीक है, अब इसी का बी पार्ट जिसमें हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बना के देनी है, और देखें यहाँ पे भी फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1, ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, उसको मैं एक दफ़ा दोबारा लिखता हूँ, 2x प्लस 7y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। एक मिनट, इसको सारे को ज़रा ऊपर ले जाएं क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत है। ये अब ये देखें, इसको आप सबसे पहला काम ये देखें, x और y वाली टर्म इधर कांस्टेंट नहीं है, तो इसको पहले उठा के इधर लेके आएँ, 2x प्लस 7y, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का 28। अब आप दोनों साइड पे 28 से कर दें डिवाइड, इस साइड पे भी और इधर भी, और 28 डिवाइड बाई 28, तो ये कैंसिल होके आ गया x, 2 1 2 और 14, 7 1 और 7 14, और ये नहीं, ये 7 वाला गलत हो गया, एक मिनट, ये 7 वाला ठीक करते हैं, 7 1 7 और 7 4 28, मैंने 14 बोल दिया, और 28 और 28 1 के टेबल पे, x डिवाइड बाई 14 एंड y डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी बना ली, जिसमें हम कहेंगे कि a जो है वो 14 है, और a यहाँ पे होता है x इंटरसेप्ट। थोड़ा सा मैं इसको यानी डिटेल में बेहतर करके लिख रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस से नहीं लिखना चाहते, y b इज इक्वल टू 4 और विच इज y इंटरसेप्ट। सही है, और ये फॉर्म कौन सी बनाई है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8। अब पार्ट नंबर 8 किस तरह सॉल्व करना है पहले इसको रीड करते हैं। ये है स्टूडेंट सिमिलर फिगर वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9, उससे रेलिवेंट। पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसका बेसिक, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जब भी दो शेप्स सिमिलर होती हैं, ठीक है, सिमिलर फिगर, अब इसमें काफ़ी सारी शेप्स आ सकती हैं, ट्राइंगल्स आ सकते हैं, स्क्वायर्स आ सकते हैं, रेक्टेंगल आ सकते हैं, उसके बाद सिलेंड्रिकल शेप्स आ सकती हैं, सर्कल्स आ सकते हैं। तो सिमिलर फिगर, तो इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो आपस में इक्वल होती है। ठीक है, ये नंबर 2, इनके जो एरियाज़ हैं उनकी रेशो को हम लिखते हैं, अगर एक शेप की लेंथ L1 है और दूसरी की L2 है तो इसका स्क्वायर इस तरह से। और इसी तरह इनके वॉल्यूम्स की रेशो भी हम फाइंड कर सकते हैं, L1 डिवाइड बाय L2 पावर 3। तो जब भी आपको सिमिलर फिगर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो वहाँ पे आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होती हैं, दोनों शेप्स के जो एरियाज़ हैं उनकी रेशो उनकी लेंथ कोरेस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशो और उसका फिर स्क्वायर उसके इक्वल होती है। इसी तरह वॉल्यूम के लिए भी, तो ये फार्मूलाज जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था, अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक हैज़ ए रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये पहले सिलेंड्रिकल वाटर टैंक का रेडियस है, एंड अ हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अ सेकेंड सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ ए रेडियस ऑफ 7.5, फाइंड द हाइट ऑफ दिस सेकेंड टैंक। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके अकॉर्डिंग पहले से वर्डिंग लिखी हुई, हमने लेट कर लिया कि पहले वाला जो सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है उसका रेडियस है R1, तो दूसरे का हो गया R2। पहले वाले की हाइट अगर H1 है तो दूसरे की हाइट होगी H2। सही है, तो अब यहाँ पे देखें R1 जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, और पहले वाले की हाइट भी बताई गई है जो कि 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद है जी दूसरे का भी रेडियस पता है विच इज़ 7.5 सेंटीमीटर, और हाइट ये हमने फाइंड करनी है। एंड पे देखें बहुत इंपॉर्टेंट बात, इफ़ बोथ टैंक्स हैव द सेम वॉल्यूम। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि दोनों जो टैंक्स हैं वो सिमिलर है, अगर सिमिलर होते तो हम इनमें से कोई रिजल्ट फाइंड आउट करते और मतलब यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे तो सिमिलर बोला ही नहीं गया।
तो हम क्या करेंगे फिर इनमें से कोई भी रिजल्ट नहीं यूज़ करेंगे। तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, वो लास्ट वाली स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या स्टेटमेंट है, बोथ टैंक्स हैव द सेम वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट बोथ टैंक्स हैव द सेम वॉल्यूम। ठीक है, अब सपोज करें अगर एक वाटर टैंक के वॉल्यूम को हम V1 कह देते हैं तो दूसरे का V2 होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H, ये सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट तो नहीं लिखेंगे, अब V1 का मतलब है पहले वाले के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर H इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2, यहाँ पे H1 इस तरह से। और यहाँ पे आप साइड पे एज ए रेफरेंस बता दें कि जो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक या सिलेंडर, तो वो किसके इक्वल होता है, पाई R स्क्वायर H के इक्वल होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों साइड से पाई और पाई कट हो जाएंगे, तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़, तो वैल्यू जब पुट करेंगे R1 की जगह आ जाएगा 5 स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड तो नहीं सर, मल्टीप्लाई बाय H1 की जगह 12 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर कितना है 7.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई H2। अब ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 7.5 स्क्वायर इज इक्वल टू H2। अब जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.3। ठीक है, अब इसके साथ आप यूनिट क्या लिखेंगे, जो बाकियों के साथ लिखा हुआ था सेंटीमीटर, इसके साथ यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो द हाइट ऑफ इसको यहाँ से उठाते हैं, H2 इज इक्वल टू 5.3 आया, तो हमने इसके आगे लिख दिया कि H2 इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे कहा सो द हाइट ऑफ, जो कि हमने फाइंड करनी थी, सो द हाइट ऑफ सेकंड टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक, वो कितनी है 5.3 सेंटीमीटर। अब ये इसमें मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेज चैप्टर 9 में बताई थी कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये भी उस गेस्ट पेपर में से ही है क्वेश्चन, अगर किसी स्टूडेंट ने देखा होगा। अब हम इसी का जो और वाला पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट पेज पर चलेंगे जी। नेक्स्ट पेज पे हम आगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन का कुछ पार्ट मैंने लिखा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ। द गिवन टेबल शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस इन US डॉलर ऑफ 50 ओवरसीज एम्प्लॉयज़, यानी ये ना 50 ओवरसीज एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डेली वेजेस जो हैं उनको डॉलर्स में रिप्रेजेंट किया गया। कैलकुलेट एवरेज वेज। अब एवरेज वेज का मतलब आपने यहाँ पे अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अब अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के दो फार्मूलाज हैं, ये देखें, एक फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, लेकिन ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास अनग्रुप डाटा हो। लेकिन यहाँ पे ग्रुप डाटा, ये देखें ग्रुपिंग बनी हुई है, और ग्रुप्ड में भी कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा। तो यहाँ पे देखें, इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब मैंने फार्मूला पहले इस वजह से लिखा था कि हमें फार्मूले को देख के आइडिया हो जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने फाइंड करना, सबसे पहले आपको एक्स पता होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स। अब x क्या होता है, इसको मिड वैल्यू भी कहते हैं, और क्लास मार्क भी कहते हैं। ठीक है, मिड वैल्यू भी कहते हैं और क्या कहते हैं, क्लास मार्क। तो जो भी आपने लिखना होगा लिख सकते हैं। तो ये मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आप इन दोनों को ऐड करें, एक दो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, इधर आपको लिख के बता देता हूँ कि आप 10 + 14 करें और डिवाइड बाय 2 करें, तो कितना आंसर आपके पास आएगा 12। ठीक है, आंसर आएगा 12, यानी आप इन दोनों को ऐड करेंगे 24 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये। अब आप इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, 15 + 19 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 17। अब आप यहाँ पे ज़रा देख लें इन सब में कितना कितना डिफरेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने इंडिविजुअल फाइंड करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। 20 + 24 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आएगा 22। इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, 25 + 29 डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास स्टूडेंट आएगा 27। फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे 30 + 34 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका पास आंसर आ गया जी 32। तो ये सारा हमने मिड वैल्यूज़ फाइंड कर ली हर एक क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो ये सारी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फाइंड कर ली x की वैल्यूज़। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट चाहिए ये f मल्टीप्लाई बाय x, यानी फ्रीक्वेंसी का और मिड पॉइंट्स का प्रोडक्ट, f मल्टीप्लाई बाय x। तो f यहाँ पे है 7 और 12, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 84। फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 340। फिर उसके बाद जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आंसर आएगा 352। उसके बाद जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 81, और फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों से आंसर हमारे पास आ जाएगा
4 2 8 4 3 12 122। अब हमें इन सब का सम चाहिए, तो यहाँ पे आप लाइन लगाएं और इसका सम फाइंड कर लें। सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ये आएगा 985। कैलकुलेशन वगैरह आप देख लीजिएगा। सम ऑफ एफ, इसका फ्रीक्वेंसी का भी सम चाहिए और ये आएगा 50। अब ये वैल्यूज आपने इधर पुट कर देनी है सिंपली। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये भी मैंने अपने गेस्ट पेपर में बताया था कि अरिथमेटिक मीन वाला जो टॉपिक है वो आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा और मीडियन और मोड वाला टॉपिक लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। मतलब 11.2 एक्सरसाइज थी नेशनल बुक फाउंडेशन की, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन के, मीडियन के, मोड के। तो ये यहाँ से शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 985 डिवाइड बाय 50, तो कितना आंसर हमारे पास आ जाएगा 19.7। तो ये जो उसने पूछा था कि आप बताएं एवरेज वेज, तो ये एवरेज वेज हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो पेज को थोड़ा सा नीचे करो, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है हमारे पास इस सेक्शन नंबर बी का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सोल्व द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को सोल्व करना है और ये है आपकी एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन, ठीक है। और इस दफ़ा जो एनुअल सेकंड एनुअल आपका होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह, और इससे आगे जो पेपर्स हैं उनमें भी आपको इन दोनों एक्सरसाइज में से लाजमी क्वेश्चन आएंगे, 5.1 में से भी और 5.4 में से भी। जैसे यहाँ पे पार्ट नंबर 4 में 5.1 में पूछा गया और यहाँ पे 5.1 में पूछा गया और यहाँ पे 5.4 में। तो अब इसको सोल्व करना है और सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए डबल इनइक्वालिटी का साइन है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड इनइक्वालिटी। अब कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ में हमने दो तरह की इनइक्वालिटीज़ पढ़ी थी, एक और एक एंड। और लेकिन यहाँ पे ना ही और है ना ही एंड है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा मे बी कुछ स्टूडेंट के लिए जिनको और एंड में अच्छे से डिफरेंस नहीं पता होगा। तो हमेशा एंड वाली इनइक्वालिटी को ज्वाइन करके लिखा जाता है। तो ये कौन सी इनइक्वालिटी है? एंड वाली इनइक्वालिटी, ठीक है। हम इसके दो पार्ट्स करेंगे और फिर इसको सोल्व करते हैं। -3x + 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 × x + 7 -32। ये एक पार्ट अलग हो गया, ठीक है। इसी तरह हम सेंटर वाली टर्म को अगेन इधर भी लिख लेंगे, 5 × x + 7 -32 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 1, इस तरह से, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3x + 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 7 35 -32। तो -3x + 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x और 35 में से 32 माइनस किए तो 3। अब ये देखें कुछ स्टूडेंट होंगे जो इस टर्म को इधर लेके आएंगे, तो आप इसको भी इधर ला सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दूंगा, यहाँ से आगे हम दो मेथड करेंगे, ठीक है, ताकि अगर आप जैसी भी कैलकुलेशन करें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो यहाँ से आगे मेथड 1 से करते हैं पहले, ठीक है। मेथड 1 से जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स करना चाहेंगे, इस टर्म को उठा के इधर लेके आएंगे। तो जब आप इस टर्म को उठा के इधर लेके आओगे तो -3x तो पहले से है, तो वो टर्म आगे इधर क्या हो जाएगी माइनस। कोशिश करना आपने इस तरह की काम नहीं करने, मतलब माइनस नहीं बनाना किसी भी तरीके से। और इस 11 को आप उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 3 - 11। अब इधर आंसर आएगा जी -8x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये काम करेंगे और फिर ये लिख देंगे जो कि लिखना गलत होगा। उसकी मैं एक आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे -5 इज़ लेस देन -2। -5 है जो लेस होता है -2 से, तो जब आप इसको कट कर देंगे तो बाकी क्या बचा, 5 इज़ लेस देन 2। अब आप खुद डिसाइड करेंगे ये गलत है या फिर सही है, तो ये है गलत। तो इसका मतलब जब भी आप कैंसलेशन करेंगे इनइक्वालिटी में नेगेटिव यानी कोई नेगेटिव नंबर कैंसिल करेंगे दोनों साइड पे, तो उस इनइक्वालिटी का जो साइन है वो भी चेंज करना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम इस तरह से नहीं कर सकते, तो फिर हमें कैसे करना होगा, ये -8x इज़ ग्रेटर देन -8। अब हमें ये पता है कि ये जो -8 है इसने इधर आके क्या होना है, डिवाइड होना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं उधर लेके जाते ताकि साइन चेंज करना ना भूल जाए। हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -8, कि हम -8 से दोनों साइड पे डिवाइड कर रहे हैं। तो -8x डिवाइड बाय -8, तो ये जो साइन है अब आपके पास ग्रेटर का, ये लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों लेस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि हम ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 0 से लेस है, यानी नेगेटिव, इस वजह से ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा। अच्छा, इधर आ जाएगा -8 डिवाइड बाय -8, ये कैंसिल हो गया, तो x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो एक मेथड है, इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं मेथड नंबर 2 भी बता देता हूँ आपको यहाँ से, ठीक है। इस स्टेप को जरा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से हमने दो मेथड में डिवाइड किया, सही है। अब आपने कोशिश करनी है कि आपने नेगेटिव नहीं बनने देना। जैसे वेरिएबल यहाँ पे नेगेटिव बना है, ठीक है, वेरिएबल को नेगेटिव नहीं बनने देना। तो वो कैसे नहीं नेगेटिव बनेगा, 11 को आप इधर ही रखें, ठीक है, 11 को इधर रखें और ये 3 जो है, ये वाला 3 इसको इधर लें, 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो हम इसको लिखेंगे 11 - 3, सही है। तो ये वाला जो साइन है ग्रेटर का, वो ग्रेटर ही रहेगा। अब इस -3x को भी इधर लें तो इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 5x + 3x। तो 11 - 3 8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8x। और ये आपके पास स्टूडेंट हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x। इसको ज़रा सेट कर लें, थोड़ा सा ऊपर ले जाओ मैं, ताकि नीचे हम सोल्यूशन कर सकें इसका। तो हाँ,
अब इस पेड़ को थोड़ा ऊपर करते हैं, तो यहाँ पे देखें जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ठीक है, अब आप क्या करें, वेरिएबल को इधर लिखें, नंबर को इधर लिखें, फेस देखें किसकी तरफ ओपन है, 1 की तरफ, तो आप देख सकते हैं इससे भी आपके पास वही आंसर आएगा। तो इसका अब आप लिख लें ज़रा सोल्यूशन। ठीक है, इसका सोल्यूशन लिख लें, तो इसका सोल्यूशन होगा x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी जो कि फर्स्ट हाफ था उसका आंसर आ गया। अब इसके सेकंड हाफ का आंसर फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5x प्लस 32 माइनस 32, 5x प्लस 5 7 35 माइनस 32, पहले मैंने गलत लिख दिया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 1। अब 5x 35 में से 32 माइनस किया तो प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 1। अब इसको इधर लाएंगे, माइनस करेंगे 3x माइनस 5x माइनस 3x, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4, 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2। तो ये आपके पास दूसरे का भी आंसर आ गया। अब हम इसको भी सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, तो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2। अब ये देखें, ये कंपाउंड इनइक्वालिटी थी एंड वाली, अब इन दोनों के सोल्यूशन को कंबाइन करके लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन करके लिखते हैं, ठीक है, सो द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द इनइक्वालिटीज इज, तो वो क्या होगा इंटरसेक्शन x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड, पहले ये लिख दो आप x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लिखना फिर आपने, ठीक है, फिर लिखना x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है। अच्छा, अब आप इनको इकट्ठा कर सकते हैं, इसको और इसको, देखिए कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, पहले मैं आपको रफली लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे x है, ये दोनों आप साइन लगा दो। अब देखिए इन दोनों में से x ग्रेटर किधर है, तो x इधर ग्रेटर है, इधर आ जाएगा माइनस 2, इधर x लेस है तो इधर आ जाएगा ये, तो दोनों पे इक्वल। तो अब आप इसको पढ़ के देखिए ज़रा सही लिखा है, ये तब सही होगा जब इधर स्मॉलर नंबर होगा और इधर ग्रेटर नंबर होगा। तो देखिए माइनस 2 से आगे जाना है और 1 से पीछे रहना है, तो बिल्कुल ठीक लिखा है हमने। तो अब इसको कंबाइन करने की बारी है, कंबाइन करते हैं इसको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड, तो x इज, अब हम यहाँ पे लिखेंगे किस तरह कंबाइन किया था वो अभी आपको समझा दिया सारा, तो अब हम वापस डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी कही गई थी कि और रियल नंबर और प्लॉट भी करें इसको रियल नंबर लाइन पे, तो प्लॉट भी कर लेते हैं। तो अगर आप प्लॉट वाला पोर्शन जो है वो छोड़ देंगे तो फिर इसमें आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखें, लिखेंगे -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो पहला जो नंबर है वो है स्टूडेंट्स ये वाला -2 इज़ लेस देन x, तो ये -2 है, इसको फिल भी कर दें, ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा है 1, इसको भी आप फिल कर दें। तो अब देखें इसको पढ़ना कैसे है, ये देखें इस इतने पार्ट को अगर आप देखें, या अगर यहाँ से नहीं समझ आएगा तो आप यहाँ से देख लें, ये देखें इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन -2, तो x का आंसर देना है। तो यहाँ पे आप एरो जो लगाएंगे मतलब इस तरह, तो आपने इस तरफ जाना है, ठीक है। उसके बाद देखें इसको अगर आप रीड करते हैं तो इसका मतलब x इज लेस देन 1, तो ये 1 है, 1 से लेस रहना है, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन सेट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। पेज को मिनिमाइज कर रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इस सेक्शन बी का सबसे लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और वाला पार्ट है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक कॉइन को अगर आप 100 टाइम टॉस करते हैं तो फर्स्ट पार्ट है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्टेनिंग नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो हमने बताना है कि नंबर ऑफ हेड्स आने की कितनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। इस तरह बी पार्ट में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्टेनिंग नंबर ऑफ टेल। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए। मैं पहले इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है उसका फॉर्मूला ये होता है कि आपको जो इवेंट बताया गया है या फाइंड करना है उसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि हेड आने की, ठीक है, हेड के बारे में कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक इवेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ E का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। चलो डायरेक्ट नहीं लिखते, मैं ज़रा डिटेल में लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला यहाँ से करते हैं, इसको रिमूव या नीचे लिख के दिखाता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब है कि कितनी दफ़ा वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। इन शॉर्ट आप इसको ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। ये फॉर्मूला एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आप कैसे फाइंड करेंगे, इसका भी फॉर्मूला बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये इक्वल होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इन दो चीज़ों को हमने यूज़ करना है फॉर्मूलाज को और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। चलें जी, अब सबसे पहले आपको कह रहे हैं जी ए पार्ट में सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, तो देन नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं। जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो क्या क्या आउटकम्स आते हैं, एक आता है हेड, ठीक है, और दूसरा आता है टेल। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो 2। तो अब आते हैं जरा फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, पहले तो हम ये है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, वो फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है ए पार्ट में, ये सारी स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्टेनिंग नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन बस कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये देखें, जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कितनी दफ़ा हेड आ सकता है, वन टाइम, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूला लिख लेते हैं, बेहतर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच करके लिख लेते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स FAVOURABLE फेवरेबल आउटकम्स, इसको थोड़ा पीछे करके लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स FAVOURABLE फेवरेबल आउटकम्स, यानी कितनी दफ़ा हेड आ सकता है, और नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, ये कितना आंसर आ जाएगा, 1/2। यानी अगर आप एक दफ़ा कॉइन को टॉस करते हैं तो दो में से एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास हेड आए, ठीक है। अब इसको ज़रा ऊपर लेके चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे आगे क्या करना है, अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर कितना आ गया, 50, ठीक है। यानी हेड आने की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो है 50। इसी तरह आपने यहाँ पे फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्टेनिंग नंबर ऑफ टेल्स। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो होगी फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। उसी फॉर्मूले को बल्कि हम वहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर तो सही कॉपी हुआ। अब ये लिखा जाए यहाँ पे, ये देखें एफ इसमें पूरा नहीं आया, चलें एफ को हम पूरा कर लेते हैं। ये फेवरेबल आउटकम डिवाइड, वो सारा लिखना पड़ना था ना इस वजह से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू, एक दफ़ा टेल आ सकता है और टोटल आउटकम है 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल, ठीक है, ऑब्टेनिंग टेल, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ ट्रायल। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया 50। और ये भी जो एक्सरसाइज है, ये है एक्सरसाइज, अगर हम नेशनल बुक फाउंडेशन से बात करें तो एक्सरसाइज 11.3 है। कैंटाब से मुझे कंफर्म नहीं है, उधर से शायद ये चैप्टर 12 आता है, उधर ये 13 है। तो ये भी मैंने अपने गेस्ट पेपर में बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा ये आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सोल्यूशन आपके साथ मैंने शेयर किया होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हुई होंगी। आपको पता चला होगा कि आप कहाँ अपनी मिस्टेक्स करके आए हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई, आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सके, जिसकी वजह से आपके नंबर कटे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी पेपर का जो सेक्शन सी है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।